तो पाशा के ऑफिशियल इवेंट्स में शराबें चल रही हैं। पहली बात ये है कि मैं किसी भी अनएथिकल प्रैक्टिस को एंडोर्स नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि हमारी शादी अवाम ये समझे कि ये मौलवी साहब जो है ना लालची है और पैसे कमा जाते हैं। ऐसी वो नहीं मसला कि मैंने झूठ बोल के, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमें तनकीद करनी आए। पाकिस्तान में ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में एक चीज़ एक लफ्ज़ होता है आर्टिफिशियल हार्मनी। लोग पीछे बातें करते हैं, पीछे हर एक ने बगल में छुरी मुंह में ना राम राम। कुछ लोग आपको ऐसे भी याद रखते हैं कि सैयद अहमद एक्स पाशा चेयरमैन कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, ठीक है। सो व्हाई इज़ दैट सो? गवर्नमेंट में ये सोचा है कि जी जो चीज़ प्रोटेक्ट करनी है उसे एयर गैप कर दें। एक ऐप को प्रोटेक्ट करना है तो पूरे पाकिस्तान में उसका एक स्पेशल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क हो, पूरे पाकिस्तान में अरबों डॉलर का आप सेटअप लगा दें, मगर ये नहीं कि अपनी साइबर सिक्योरिटी की एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करें। एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के आपके ख्याल से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये जो अप्रोच लेके गवर्नमेंट चली, हर गवर्नमेंट, वो सारी अप्रोच ही गलत है। सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं को बहुत कुछ लोगों ने मुझे मुल्ले का टैग दिया कि जी तुम्हें क्या तकलीफ़ है कि तुम बड़ी एथिक्स की बातें कर रहे हो। मैं तो ये समझता हूँ कि हमने ये बहुत जुल्म किया कि हमने मज़हब सिर्फ मौलवियों के हाथों में दे दिया और हमने कहा कि जी बिजनेसमैन का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है एथिक्स से या इस्लाम से। तुमने व्हाट्सएप ग्रुप पे लड़ना है या मुझसे फ़ोन पे लड़ना है। मैंने कहा जैसे मर्जी लड़ लें आप। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम बातें कर रहे हो तो हमारे पीछे तो नैप पड़ जाएगी। टॉकिंग और एथिक्स है, ठीक है। जितना बेनिफिट आपको हुआ उस डॉलर डिफरेंस से रेवेन्यूज के, तो क्या उतना उस अमाउंट से बेनिफिट आपने पास ऑन किया आगे अपने एम्प्लॉइज? मुझे लगता है कि अगर मैं आप पे ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करूं कि यार आपको इस मसले से इतना मसला इसलिए हुआ है कि यार इस मसले के साथ कोई आपका ज़ाती मसला है। हमारी आईटी इंडस्ट्री में स्किल असेस करना कोई बहुत मुश्किल काम है। मैं कहता हूँ जवाहरी का काम है ये, कि आप हीरे को पहचान लें कि ये कितना अच्छा काम करता है। मेरा ये ख्याल है कि एथिक्स के ऊपर जिसको जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए वो बात करना चाहता है ना, उसको ऐसे बात करनी चाहिए कि वो दूसरे को चुभने की बजाय अमल पर जो है ना वो लेकर आए। गवर्नमेंट डज नॉट नो व्हाट इट इज डूइंग। पाशा का रोल है टू बी द डिफेंडर ऑफ द इंडस्ट्री, टू टेक अ सॉलिड स्टैंस। इंडस्ट्री बहुत बड़े मसाइल में है। इस वक्त पेरोल टैक्सेस इतने हाई हो चुके हैं कि कोई देने को तैयार नहीं है। हमारी मल्टीनेशनल कंपनियां भाग जाएंगी इस मुल्क से। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं और काफ़ी प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटी और बड़ी हाई फाई इन द आईटी सेक्टर्स। हिज नेम इज़ सैयद अहमद and is the founder and CEO of TPL Private Limited, ex-chairman Pasha, and he has been part of the Prime Minister's task force, IT side of things, or has held many official positions in government and in other areas. तो आज हम इनसे कुछ हॉट टॉपिक्स पे बात करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे व्हाई ही सेज व्हाट ही सेज। तो बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अहमद साहब, आज आप इस गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर। बड़ी देर से मैंने कमिट किया हुआ था। इवेंचुअली आई ट्रैवल टू लाहौर आफ्टर अ ईयर, तो हियर आई एम। तो सबसे पहले मैंने आपका तारुफ़ कराया है, लेकिन मैं आपका स्टार्ट जो करूँगा ना क्वेश्चन करने से, कि एक तारुफ़ मैंने छुपा लिया, वो मैंने शुरू में नहीं किया। वो ये था कि जैसे आप हमारी बात हो रही थी कि यू आर लाइक, कि कुछ लोग आपको ऐसे भी याद रखते हैं कि सैयद अहमद एक्स पाशा चेयरमैन कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, ठीक है। सो व्हाई इज़ दैट सो? व्हाई डू यू थिंक समबडी माइट थिंक कि यार यू आर अ कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी? वेल आई थिंक कंट्रोवर्शियल मुझे शायद इसलिए कहते हैं कि आई एम वेरी वोकल, आई एम वेरी ओपन अबाउट माय पोजीशंस, माय स्टैंड। वन थिंग आई हैव सीन जनरली पाकिस्तान में ना, लोग ओपन नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, स्टैंड लेते हुए डरते हैं। और मैं यू नो माय फादर हैड एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उनके ऑफिसर्स ने उनके बारे में लिखी। तो एक उनके बारे में उन्होंने लिखा पॉइंट जिस पे वो प्राउड से बड़े, आई डोंट नो वो पॉजिटिव पॉइंट था या नेगेटिव था। उन्होंने कहा ये कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर है, अपनी कॉन्शियंस की बेस पे ऑब्जेक्ट करता है। एंड दैट्स आई थिंक व्हाट आई एम एज वेल, आई एम अ कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर। तो जब मैं कुछ गलत देखता हूँ
उसकी बात पे ऊपर स्टैंड लेता हूँ, तो होता क्या है कि जो लोग अदर साइड ऑफ द स्टैंड होते हैं, वो उसको पर्सनल ले लेते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ है, लेट्स से कोई गवर्नमेंट को गलत पॉलिसी बना रही है और मैं उस पॉलिसी के खिलाफ मैं स्टैंड ले लूँ और मिनिस्टर मेरे पर्सनल दुश्मन हो जाए कि भई ये मेरे खिलाफ है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में एक चीज़ को एक लफ़्ज़ होता है आर्टिफ़िशियल हार्मनी। लोग पीछे बातें करते हैं, पीछे हर एक ने बगल में छुरी, मुँह में ना राम-राम और सच बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यही गवर्नमेंट में हो रहा है, यही प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, बॉसेस के सामने हर जगह। और यही मेरे ख़्याल में हमारी माशरे की ख़राबी की वजह है कि सच बात बोलना, हक़ बात बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। और हाँ, प्राइवेट कन्वर्सेशन ड्राइंग रूम में वही बातें उससे 10 गुना करने को तैयार हैं लोग। तो इसकी वजह से बुराई फैलती है। सो दैट्स व्हाट आई डू। मैं आपको ना आज कोशिश करूँगा कि थोड़ा-सा दूसरी साइड से यानी जो आपका पर्सपेक्टिव है उसको सुनने के बाद हाइपोथेटिकली मैं सोचूँगा कि दूसरा बंदा जो है ना वो क्या सवाल सोच सकता है और ताकि क्लैरिटी हो जाए आपके पर्सपेक्टिव की ना। सो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोग आम तौर पे ये कहते हैं ना कि वो हक़ के लिए बोल रहे हैं, तो उन पे सबसे बड़ा ना जो एतराज़ आता है और जिसकी वजह से लोग समझते हैं हक़ के लिए नहीं बोल रहे, अपने किसी फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं या कुछ और। वजह उसकी ये होती है कि एक इंसान ना पोटेंशियली हर मसले पर नहीं बोल सकता, ठीक है? आप ये कह सकते हैं ना कि मतलब दुनिया में तो इतने मसले हैं, मछलियाँ पानी में मर रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है ना? कोई कोई मज़हबी लोग जो मसले उठाते हैं, वो इतने अहम मसले होते हैं, हर जमात ने एक मसला उठाया होता है, वो सबसे अहम वो मसला होता है उसके लिए। तो होता ये है कि वो एक सिलेक्टिव बायस जो है ना, वो नज़र आती है, कि यार इस मसले पर ये आदमी इतना बोल रहा है और इसको ये नज़र नहीं आता, ठीक है? और बोल भी वो इस उन्वान से रहा है कि मैं हक़ के लिए बोल रहा हूँ। अगर वो कहना मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे उससे नहीं हो रही, इस चीज़ से हो रही है, तो आप पे ये एतराज़ नहीं आएगा। लेकिन आप कहते हैं मैं हक़ का नुमाइंदा हूँ और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं मतलब ये नहीं कि मैं मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है। तो फिर वो आपसे सवाल पूछेगा, अच्छा फ़लाँ जगह तुम्हें हक़ नज़र नहीं आता, फ़लाँ जगह नज़र नहीं आता, इसी में हक़ नज़र आता है क्योंकि इसमें तुम्हें ये मसला हो रहा है या फिर तुम्हें मेरे से कोई मसला है। यू नो व्हाट आई मीन? तो इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? इस आर्गुमेंट को कि आपको आपका सिलेक्टिव जो है ना वो आप उस चीज़ में सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या लगता है कि किस मसले पे फॉर मैं नहीं एग्ज़ाम्पल बोल। चले अगर आपने जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिसेंट टाइम्स में आपने एथिक्स पे बहुत बात की है और आपने कहा है कि लालच नहीं करनी चाहिए और हमें पाकिस्तान की बदनामी नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो आपके ख़्याल से वो क्या रीज़न्स हैं या वो क्या प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है ना? अदर देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट जो कि पाकिस्तान को बदनाम कर सकती हैं और भी। यहाँ से शुरू करते हैं देन वी वांना एनालाइज़ कि आपने उन पर कितनी बात की है। अच्छा देखिए फेयर इनफ कि क्या मैं आप इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड माय बैकग्राउंड कि क्या मैं सिर्फ़ इसी चीज़ पे बोल रहा हूँ या देखिए मैं 2003 में जब मैंने कंपनी शुरू की, ड्राइंग रूम से शुरू की और ज़ीरो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी और अल्लाह का शुक्र है बड़ी जल्दी उस जगह पहुँच गए जहाँ पे आपका पेट भर जाता है। ठीक है? तो वो 2006-7 आई वाज़ देयर और मिड लाइफ़ क्राइसिस आ जाता है जिसमें आप कहते हैं मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो ढूँढना शुरू कर देते हैं। एंड आई वहाँ से मैं चला, ज़िंदगी का मकसद ढूँढते हुए मुझे ना समझ आई कि शायद हर मसले की जड़ जो है ना हमारा सिस्टम है। तो अगर ये सिस्टम उस वक़्त टू पार्टी सिस्टम था। तो अगर किसी तरीके से ये ऊपर हुक्मरान ठीक हो जाएँ, तो पाकिस्तान का हर मसला सही हो जाएगा। और उस वॉलंटरी स्पिरिट के साथ मैंने 2 साल एक पॉलिटिकल ग्रास रूट वॉलंटियरिज्म किया, जो कि हमारे जनरली मुझे शिकायत है हमारे प्रोफेशनल से कि दे आर टू सेल्फ सेंटर्ड और वो कभी नहीं अपना कंट्रीब्यूट करते और फिर कहते हैं ये कहाँ से आ गए सियासतदान करप्ट किस्म के और सारा। मैं कहता हूँ भाई पहले आओ तो सही, तुम आए नहीं हो तो फिर जब करप्ट आ गए सो वो मैंने किया 2 ढाई साल जब मैंने कर लिया तो आई फिगर्ड कि हमारे मसलों का हल इसमें नहीं है। और आई फिगर्ड कि ये आप एमएन एमपीए भी बन जाएँ, तो आप सिर्फ़ नालियाँ साफ़ करेंगे या जनाज़ों पे जाएँगे या थानों में लोगों को छुड़ाएँगे, मसलों का हल नहीं है। तो देन आई काइंड ऑफ लेफ्ट दैट। आई रियलाइज़्ड हमारे मसलों का हल इकोनॉमी है और आईटी सेक्टर है। क्योंकि इंडिया को उनकी फ़ौज ने नहीं बनाया, इंडिया को उनके पॉलिटिशियन ने नहीं बनाया, उनके आईटी सेक्टर ने 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी सर पे स्पेस पे जा रहे हैं। चाइना को उनकी इकोनॉमी ने बनाया। तो इसलिए I focus myself for Pakistan's
इश्यूज़, मैंने कहा आईटी सेक्टर इज़ द आंसर। तो मैं तो एक उसको उधर ही बैठा हूँ, मैं तो अपनी कंपनी प्लेटफ़ॉर्म पे बैठा हूँ, तो व्हाई नॉट आई स्टार्ट टू फोकस माई सेल्फ। वहाँ से फिर मैंने इंडस्ट्री में भी फोकस शुरू किया इश्यूज़ पे, और अपनी कंपनी को भी ट्रांसफ़ॉर्म करना शुरू किया। और इसलिए अगर आप कहेंगे तो मेरा फोकस ऑफ माय एफर्ट वेदर एथिक्स, वेदर एनीथिंग एल्स इज़ अराउंड आईटी सेक्टर एंड अराउंड इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी आईटी सेक्टर में ज़्यादा, बिज़नेस के अंदर। तो उसमें फिर मैंने काम करना शुरू किया, और मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाई 2012-13 में। बड़े मसाइल थे। ये जो आजकल आपको पीका लॉ और ये चीज़ें लोगों को उठा के लाइक के ऊपर भी पकड़ के बंद कर सकते हैं सारा कुछ। तो वी अंडरस्टैंड बड़े बुरे किस्म के कवानीन बन रहे हैं। तो मैंने उस टाइम पे इसके ऊपर साइबर क्राइम बिल के अगेंस्ट सड़कों पे आए हम लोग। और जब हम सड़कों पे आए तो उस वक़्त इवन 2 मिनिस्टर्स एंड अदर्स दे हमारी बड़ी वो पर्सनली खिलाफ हुए कि ये शायद हमारे खिलाफ है। हालाँकि मैं तो एक असूली बात थी कि जी सोशल मीडिया पे आज़ादी इज़हार होनी चाहिए, और हम हमारी वो डोमेन में आता था। तो आप देख लें मेरा। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा एक हाँ कमेंट जी। लूँगा आपसे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उस वक़्त जो उनको गालियाँ पड़ती थी सोशल मीडिया पे, हाँ जी। उसकी प्रोटेक्शन में आपने क्या आवाज़ें उठाई कि यार ये भी ना करो, उनके बुरा-भला ना कहो उनको? तो इसी को रोकने के लिए कानून बनाते हैं ना वो। देखिए। क्योंकि यहाँ पे यहीं पे डिस्कनेक्ट आता है ना, कि जब आप एक साइड की स्टोरी को जब आप कहते हैं ना कि यार आप जो है ना लोगों का आज़ादी राय, तो आप बड़ी अच्छी-अच्छी बातें सोच रहे होते हैं। आज़ादी राय मतलब मैं कोई बात एक इज़हार करना चाहता हूँ, हल्की-फुल्की बात करना चाहता हूँ। लेकिन जब आप गालियाँ दे रहे हैं तो उसको इज़हार राय कह रहे हैं। कोई अपना एजेंडा पे काम कर रहा है और वो जो है ना कहीं जा रहा है, उसकी रीच बढ़ती जा रही है, उससे इवेंचुअली वो एक अपने एजेंडा पे कामयाब हो जाएगा, अपने मकसद के हसूल पे पहुँच जाएगा और दूसरी पार्टी को फिर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और फिर कल को वो उस पावर को एन्जॉय करेगा और फिर जब वो उस पावर में आएगा, वो दूसरे को करने नहीं देगा। बिकॉज़ उसको पता है कि मैंने ये करके इस तरह किया था, तो ये तो बेड़ा गर्क अगर क्योंकि हर चीज़ आप ठीक नहीं कर सकते। तो एक ही हल रह जाता है कि उसको रोक दो। तो वही होता है हमेशा। तो आपने जब एहतजाज किया तो जिसके खिलाफ नुकसान उसको आपने उसके बारे में कितना सोचा कि उसको ये नुकसान होगा तो वो मैं आपके लिए भी एहतजाज कर रहा हूँ कि यार भाई ये गलत ये जुमला गलत है। देखिए, बात ये है कि अम, तरीका गलत है ना। क्या इंटरनेट को बंद करना ठीक है? क्या इससे पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा? देखिए, बात ये है कि नहीं, अगर आपने नहीं कहा ना कि उसका हल क्या है, कि क्या मैंने उसके लिए बोला, मैं ये समझता हूँ कि ये जो अप्रोच लेके गवर्नमेंट चली, हर गवर्नमेंट, अ, वो सारी अप्रोच ही गलत है। आप अगर एक बुक, इंटरेस्टिंग बुक है, वो पढ़ें, न्यू पावर के नाम से। व्हाट दे से इज़ कि एक ओल्ड पावर थी, जिसमें आप कहते थे मैं इन्फॉर्मेशन को होल्ड करूँगा, कंट्रोल करूँगा, कि किसको क्या प्रेज़ेंट करना है, टीवी बंद कर दो, सिग्नल बंद कर दो। दिस इज़ ओल्ड पावर वेज़। वो कहते हैं न्यू पावर इज़ नाउ, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन होल्ड करना इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, आप देख लें, आज भी वो नहीं कर पा रहे। तो इट्स लाइक वाटर, अब बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, आप उसको नहीं रोक सकते, आपको उसको चैनलाइज़ करना है। ठीक। व्हाट आई बिलीव इज़ कि अगर गवर्नमेंट ने इसको डील करना है, तो दे हैव टू know how to deal with the social media proactively, not के रोक दो। हमारी आज तक एस्टेब्लिशमेंट की भी सोच ये है कि आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का बेस्ट तरीका ये है कि आप कनेक्ट ही ना करें नेट से, और हर चीज़ कागज़ की फाइल पर रख लें। तो क्या ये सोल्यूशन है? देखिए, ये आप वाक़ई है आपके ख़्याल से? या वैसे ही मैं हाइपोथेटिकल ये कह रहे हैं? समझता हूँ कि आपको ये वाक़ई है। इस वक़्त गवर्नमेंट में ये सोच है कि जी, जो चीज़ प्रोटेक्ट करनी है उसे एयर गैप कर दें। एक ऐप को प्रोटेक्ट करना है तो पूरे पाकिस्तान में उसका एक स्पेशल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क हो, पूरे पाकिस्तान में अरबों डॉलर का आप सेटअप लगा दें, मगर ये नहीं कि अपनी साइबर सिक्योरिटी की एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करें, उसको डील करना सीखें। तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि ये जो तरीकाकार गलत था। तो इनको चाहिए कि इनकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, वहाँ पे ये ब्यूरोक्रेट्स और कह लें कि इस तरह के लोग जो कि जिनका टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पावरफुल पोजीशंस में बैठे हैं, उनकी जगह टेक्नोक्रेट्स को आने दें। ऐसे लोगों को, अब हमारे पास ऐसे-ऐसे ब्रिगेडियर्स हैं जो कि टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उनको आप लेके जाएँ जनरल के, उनको ब्रिगेडियर पे रिटायर कर देते हैं। ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो टेक्निकली को बिल्कुल ट्रेन नहीं है। सो मेरे ख्याल में तरीका गलत था। बट कहने का मतलब, श्योर। आपने जो सवाल किया था कि सो मेरा क्वेश्चन ये है
कि आप जब वोकल होते हैं और फिर आपको लोग आपने कहा कि लोगों को मैं बोलता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है, मतलब क्योंकि लोग बोलते नहीं है, मैं बोलता हूँ। मैंने आपसे कहा कि लोगों को बुरा शायद इसलिए लगता है कि जब आप बोलते हैं तो आप उनको रिप्रेजेंट नहीं करते जिनका इंटरेस्ट आपके बोलने से ख़राब हो रहा है। यानी अगर आप उनको फिर एक वो रिप्रेजेंटेशन अपने पर्सपेक्टिव में दें, अपने क्रिटिक में, तो शायद वो अभी कहेंगे हाँ ये मसला तो है, तो जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसको स्वीपिंग स्टेटमेंट्स में जाते हैं या आप एक मी वर्सेस यू कर देते हैं कि मैं तो जी मैंने ये बोल दिया मैं ठीक हो गया हूँ, तुमने बोला नहीं तुम गलत हो गए हो, तुम पहले भी गलत थे और तुम ना बोल के भी गलत हो, मैं पहले भी ठीक था मैं बोल के और ज़्यादा ठीक हो गया हूँ। तो इससे लोग उस बिहेवियर को जो उनको नज़र आ रहा था ना, उस पे वो क्रिटिसिज्म करते हैं आपके ऊपर। तो आप इसको कैसे, मतलब आप डू यू एग्री विद दिस और डू यू थिंक नहीं ऐसा नहीं होता, वो गलत ही होते हैं और जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक ही होता है? यू नो लाइक बस। देखिए, होता ये है कि नॉर्मली देखिए अब आके ना मैंने इतना इतना काम कर लिया है इंडस्ट्री के लिए, गवर्नमेंट में, इंडस्ट्री में, द नंबर ऑफ मैन आवर्स जो मैंने स्पेंड किए हैं, हुँ, थाउजेंड्स हुँ, हुँ। ओवर पास्ट 15 इयर्स, आई कैन सेफली क्लेम किसी और सीईओ ने पाकिस्तान में नहीं किए। यानी फॉर ग्रेटर गुड। जी, पाकिस्तान के लिए, इंडस्ट्री के लिए, गवर्नमेंट में कंबाइंड, सो एज़ अ टेक्नोक्रेट कह लें या आप कि मोर देन माय कंपनी जितना काम आप कर लेते बिल्कुल हैं। सही। तो एक टाइम आता है जब आपको यू जस्ट नो कि ये दिस इज़ हाउ इट्स गोना बी, राइट? है। शुरू में मैं ये करता था कि आई वुड फर्स्ट गो एंड सिट विद द अदर साइड। सो मैंने आपसे सवाल पूछा था, सो लेट्स से आईटी इंडस्ट्री के पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं ना एथिक्स की लाइन के, ठीक है, पॉलिसी की लाइन के नहीं, और किसी लाइन के नहीं, ग्लोबल कंडीशंस के नहीं, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के आपके ख्याल से क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान जिसकी वजह से सफ़र करती है ये इंडस्ट्री? फॉर एग्जांपल किसी को अच्छी ऑफ़र आती है, वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट गया भाड़ में मैं जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट कमिट करता है क्लाइंट को और वो कहता है हम कर हुँ, देंगे झूठ बोल के, और बाद में उसे होता नहीं है और वो गालियाँ देता है और वो कहता है आज के बाद पाकिस्तान गंदा रिव्यू देता है। ऑल द गंदे रिव्यूज़ ऑन अपवर्क हैज़ बीन ड्यू टू समथिंग रॉन्ग, ठीक है ना? जब आप ये कहते हैं कि हमारे पास 25 डेवलपर्स हैं, ठीक है, और बल्कि इसके अलावा हम ये कहते हैं कि हमारे पास रिएक्ट की टीम है, लारावेल की टीम है, फलां भी टीम है, फलां भी टीम है। वो फतवा के अंदर आप मेरे पास फतावा पड़े हुए जो पूछे गए हैं, उनमें हर जगह पे इसी तरह की चीज़ है कि अगर हमें काम नहीं भी आता हम वो ले लें, ठीक है, हम ये कर लें वो कर लें। तो ये सारे जो मसले हैं जो कि तकरीबन हर, और एक और चीज़ है कि जो एजेंसी मॉडल है ना, उसके अंदर आपको पता है कि सारे एक जैसे नहीं हो सकते, सारे घोड़े नहीं हो सकते। 2 आर्किटेक्ट रखे हुए हैं, उसके नीचे जोड़े हुए हैं 3 जोड़े, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम इस तरह नहीं बात करते। हम अपने ऐब नहीं बताते, हम उनको मिसलीड करते हैं, झूठ बोलते हैं उनके साथ। तो आप और ये जो प्रैक्टिस है जिनकी हम बात कर रहे हैं, कुछ जिस पे आपने एथिक्स के उन्वान से बात की है, ये तो अभी आई हैं। मतलब लेट्स से कोई 7-8 साल से ये दुनिया में, मतलब हमारे मुल्क में इंस्पायर करना शुरू हुई हैं। लेकिन उससे पहले क्या हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से तो देखी जाती थी। तो आपने उन पर कितनी आवाज़ उठाई है और आपकी डेफिनिशन ऑफ एथिक्स कितनी ब्रॉडर है, ठीक है ना? सो वॉक अस थ्रू दैट एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एथिक्स का जो फ्रेमवर्क है और उस पे आपने कितना कुछ किया है, इन डिफेंस के, मैंने तो उस पे भी बात की थी। देखिए आपने डिफरेंट बातें की ना, पहले तो मैं कहूँगा कि हम खुद एज़ अ कंपनी वी बिलीव इन सर्टेन थिंग्स। सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं को बहुत कुछ लोगों ने मुझे मुल्ले का टैग दिया कि जी तुम्हें क्या तकलीफ़ है? कि तुम बड़ी एथिक्स की बातें कर रहे हो। मैं तो ये समझता हूँ कि हमने ये बहुत ज़ुल्म किया कि हमने मज़हब सिर्फ़ मौलवियों के हाथों में दे दिया और हमने कहा कि जी बिज़नेसमैन का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है एथिक्स से या इस्लाम से। और एक्चुअली हमारी बड़ी कम्युनिटी ये कहती है, भई इस्लाम का बिज़नेस से क्या ताल्लुक है? लिटरली मैं तो समझता हूँ कि इस्लाम में बट डिफाइंड है ओके, बिज़नेस। सो थोड़ा टेंजेंट हो रहा है, लेकिन अगेन मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। मैं समझता हूँ बिजनेस कम्युनिटी इसलिए कहती है कि उनको उनके प्रॉब्लम्स का हल इस्लाम में नज़र नहीं आता। ठीक है, फ़ेयर इनफ, वो सही कहा। और ठीक है। तो अब ठीक तो है, क्योंकि अगर हल जैसे आपने अभी कहा कि अगर सोचें कि इंटरनेट बंद करना हल नहीं है ना, हाँ, तो अगर अगर एक मुसलमान मतलब एक मसले में पड़ा हुआ है और उससे हल ये बताया जाए कि कारोबार छोड़ दो कोई और काम हाँ, करो, ठीक। तो वो कहेगा भाई इस्लाम को कोई लेना देना नहीं, तो क्या कहे और? और ये मसला इसलिए बना कि हम बिज़नेसमैन ने एथिक्स की अपने मसाइल का हल निकालना, डिस्कस करना। हमने कहा कि एथिक्स की फॉर एग्ज़ाम्पल बात है तो ये तो कोई आलिम करेगा या कोई करेगा, मैं तो बात ही नहीं कर सकता। तो पहली बात, इवन दो मैं बड़ा कमज़ोर मुसलमान हूँ और मेरा कोई, मैं नहीं समझता कि मैं कोई
ठेकेदार हूँ या मैं कोई ठीक झंडा है, उठाया हुआ है, तो मगर आई थिंक कि हर बंदे को एथिक्स करनी की चाहिए। बात करनी चाहिए, और मैं भी उसी हवाले से कर रहा हूँ। तो मुझे अगर आप मेरे में 10 चीज़ें निकाल सकते हैं और मैं मानूँगा, अगर वो मैं गलती करता हूँ, मैं मानूँगा कि मैं ये ठीक है, करता हूँ। अच्छा, तो हमने अपनी कंपनी के अंदर डे 1 से कुछ चीज़ें, एक एक प्रिंसिपली हमने डिसाइड किया कि हराम नहीं खाना। हराम की डेफ़िनेशन में सब रिश्वत आ जाती है, सूद आ जाता है। अ, तो उस हवाले से हमने आपका ज़्यादा बिज़नेस में आस्क यू बाहर से है या अमेरिका से। ज़्यादा है? हाँ जी। ओके, सो उस केस में हराम प्रॉब्ली ये शराब का प्रोजेक्ट नहीं करना, यू नो बैंक का नहीं करना। बैंक का नहीं करना, और खुद अपनी कंपनी, रिश्वत भी ये होती है कि वहाँ पे भी कोई पैसे-वैसे चल जाते हैं देखें, या वो पाकिस्तान इवन पाकिस्तान में भी सबसे पहला प्रोजेक्ट हमें हमें सिविल अस्पताल की इमरजेंसी का मिला, सही है, और उसमें हमें जो चेक मिला स्टेट बैंक का, उसको कैश कराने के लिए वी वर बीइंग आस्क्ड फॉर छोटी सी रिश्वत, सही, 1000 रुपया, सही है, जिसको हमने रिजेक्ट किया, और उसके लिए हमें बड़ी ख्वारी काटनी पड़ी, जिसके बाद हमने डिसाइड किया कि पाकिस्तान में शायद हमारे लिए मुश्किल होगा इससे बचना, रिश्वत से। सही है, तो हमने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान में काम नहीं करते, हम बाहर फोकस करते सही हैं। है, अल्लाह का शुक्र है, इट बिकेम अ गुड डिसीजन फॉर ठीक अस। है, ठीक है, अच्छा, तो एक तो हमने डे 1 से एंड तक, सो हमने हराम से कंपनी में कोई आप कह लें क्रेडिट लाइन नहीं ली हुई, कोई लोन पे गाड़ियाँ अगर दी हैं एम्प्लॉइज़ को तो कैश पे लेके दी हैं। हमने हेल्थ केयर इंश्योरेंस का अपना एक प्रोग्राम बनाया नायर, जो कि ताकि हमें इंश्योरेंस में, सो एनीथिंग टू डू मैं विद आपसे एक सवाल सूद, पूछूँ, रिश्वत। थोड़ा-सा यहाँ पे सवाल जी। पूछूँ, ऐसे वो अब जो थोड़ा इधर-उधर हो रहे हैं हम, लेकिन हुँ, चलिए साथ-साथ हुँ। चल रहा है, वो एजेंडा मेरे ज़हन में है। अ, जब डॉलर डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो आपने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए क्या किया? जब 140 का डॉलर था और किसी की तनख्वाह थी लेट्स से ₹1,00,000, देखिए, तो हमारा जब वो 280 या 300 को टच किया, तो आपने क्या किया? हमारा एक फ़ॉर्मूला है, जो हमारा एनुअल रिव्यूज़ में हम देते हैं, जिसके अंदर एक इन्फ्लेशन प्लस परफॉर्मेंस मिला के मिलता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन एवरेज 30%, 35% हमने पे रेज़ दिए, बट वो क्योंकि पे रेज़ आते हैं एंड ऑफ द ईयर पे, हो सकता है डॉलर आज बढ़ गया, तो बीच में व्हाट वी डिड वाज़ कि हमें कुछ-कुछ चीज़ें हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा बोनस, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूल बढ़ रहा था, तो हमने 15,000 फ्यूल ऐड कर दिया सारों की सैलरीज़ में, या इस तरह की कोई चीज़ें हमने बीच में एडजस्ट की, जो कि, मगर बाय एंड लार्ज जब आप इन्फ्लेशन को बेस इंक्रीमेंट में डाल देते हैं, तो वो फिर बाय एंड लार्ज डील हो ओके, जाता सो लेट्स से कि जितना सो टॉकिंग अबाउट एथिक्स हियर, ठीक है? जितना बेनिफिट आपको हुआ उस डॉलर डिफरेंस से रेवेन्यूज़ है। हुँ। के, तो क्या उतना ही उस अमाउंट से बेनिफिट आपने पास ऑन किया आगे अपने एम्प्लॉइज़ में? देखिए, मैं तो कहूँगा कि हमने थोड़ा-सा ओवर टाइम इट इट बिकेम अ बिट टू मच, दैट इट बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर अस। फॉर एग्ज़ाम्पल आवर पेरोल टू रेवेन्यू एक रेशियो होती है, एंड एट वन पॉइंट इन टाइम हमारी वो रेशियो इतनी अनहेल्दी हो गई हुँ, कि हमारा पेरोल टू रेवेन्यू 70% हो गया, विच इज़ अ लॉट। तो अब अगर हम इतना दे रहे थे, देन वी फिगर्ड कि यार, वी हैव टू रैशनलाइज़ दिस, क्योंकि इंडस्ट्री एवरेज वाज़ ठीक है। समवेयर। तो मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए, अब अच्छा, मेरा सवाल आप समझ रहे हैं ना? एथिक्स की डेफिनेशन में हम अगर ये डालेंगे ना कि हमने सूद नहीं खाना, ठीक है? हमने जो है ना नमाज़ें पढ़नी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और नहीं, अपने पास सूद तो नहीं, नहीं, देखिए, ये तो बिज़नेस का हिस्सा है ना, मैं नमाज़ें पढ़नी तो अलग क्रेडिट चीज़ है। लाइन क्रेडिट लाइन क्रेडिट लाइन है, हाँ, रिश्वत है। तो मैंने ये कहा कि ये चीज़ें ना बड़े नाइस टू हैव, इट मेक्स यू फील रियली गुड दैट यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग गुड। एथिक्स के ऊपर आप चल रहे हैं, आपने कोई ख़ास डिसीजन लिया है, मुफ्ती साहब से पूछा, उन्होंने कहा ये ना करो ये बेहतर है, तो आपने कहा कर लेते हैं। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू स्टैंडर्ड्स लाइक दिस कि डॉलर डबल हो गया है, सैलरी डबल नहीं कर रहे हम, मुझे डबल फ़ायदा हो रहा है उतना ही। मैंने कहा अगर मुझे पहले ₹140 मिलते थे $1 पे, अब मुझे ₹280 मिल रहे हैं। मेरा ऑलमोस्ट डबल हो गया काम सारा, और अकॉर्डिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स अ, मैंने ये किया फॉर एग्जांपल नाइविटी में कि मैंने सैलरी डॉलर में कर दी। जब डॉलर 170 या 180 पे पहुंचा, मैंने कहा आज से आपके 170 पे डॉलर रेट पे अब जो भी होगा, तो आई वाज पेइंग अराउंड 1.5 मिलियन एक्स्ट्रा इन डॉलर डिफरेंस एज़ वी कॉल इट। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा तुम बड़े बेवकूफ़ हो, सारी इंडस्ट्री ने पैसा कमाया है डॉलर डिफरेंस पे ही पिछले 2 साल से, रेवेन्यू तो बढ़ नहीं रहे, तो लोगों ने तो पैसे यहाँ से कमाए और तुमने वो पैसे भी उड़ा के अपने एम्प्लॉइज़ को दे दिए। ठीक है? सो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ एथिक्स नहीं आती।
दूसरा सवाल मेरा एथिक्स के बारे में, आप के जो एक लाइफस्टाइल जो एम्प्लॉइज़ को चाहिए होता है, अब आपका एक ऑफ़िस बॉय है, तो उसकी सो आई वाज़ टॉकिंग टू समबडी, उसने कहा कि मेरे जो ऑफ़िस बॉय है ना, उसकी सैलरी हम देते हैं 15,000 या 12,000। मैंने कहा, "यार, बहुत थोड़ी है, इसमें कहाँ गुज़ारा करेगा?" तो उसने कहा कि मैं ना उसकी बढ़ा नहीं सकता। ओह! क्यों? क्योंकि मैं डेवलपर को 30,000 रुपए देता हूँ। तो जिसने 4 साल पढ़ा है, उसको बेचारे को कितनी ज़्यादती होगी कि अगर उसके बराबर में ऑफ़िस बॉय को पैसे दे दूँ, कमाल होगी। मैंने कहा, उसको तुम क्यों 30,000 देते हो? तो उसका कोई जवाब नहीं था, ठीक है ना? वो खुद तय किया हुआ, लेकिन कैसे हम जस्टिफाई करते हैं? ऑल आई एम सेइंग इज़ कि डू यू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग योर स्ट्रिक्ट स्टैंस, स्पेशली व्हेन टॉकिंग अबाउट एथिक्स, कि जहाँ पर आप अपने आप को पहले उस क्राइटेरिया से ग्रिल करके गुज़ारें और आपको पता लगे, यार मेरे तो अभी बहुत मसले हैं, मैं तो एथिक्स को एबीसी भी नहीं समझता, तो मैं उस पे लेक्चर दे। देखिए जी, बात ये है कि पहले आपको बेसिक्स देखनी है हुँ, कि कहाँ से एथिक्स एथिक्स कह लें या आप कह लें कि ये कहाँ से ड्राइव होती हैं। देयर आर 2 एरियाज़, या तो आप कहें कि कोई मुल्क के कवानीन हैं, जी, या फिर आप कह लें कोई इस्लामिक कोई आपकी एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं कि उसके कानून के मुताबिक क्या है। या आई थिंक कि जो आपने बात की, अ, ये उस वो कोर एथिक्स में चीज़ें नहीं आती। दिस बियॉन्ड दैट, इज़ मोर लाइक हाउ गुड आई वांट टू ट्रीट माय पीपल, एंड ऑफ कोर्स एवरी गुड सीईओ शुड फोकस ऑन कि मैंने अपने लोगों का लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव करना है, कैसे उन्हें ऊपर लेके आना है, कैसे दुनिया में जो मुश्किलात आ रही हैं, उनमें मैंने उनको उस काबिल बनाना है कि वो मेरी तरह वो भी ऐसी लाइफ़स्टाइल गुज़ार सकें। तो मगर देखें, जहाँ तक बात आ गई तनख्वाहों की, कितनी तनख्वाहें हैं, क्या है? दिस इज़ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, और मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं तय करता हूँ ये सर्विसेज़ हैं, आप मुझे देंगे। इसके लिए आप कितना चार्ज करेंगे, एंड वी वी एग्री। और मोस्टली आजकल माशाल्लाह पिछले 2-3 साल में हमारी वर्कफोर्स हैव बिकम रियली गुड एट नेगोशिएशन, बिकॉज़ पीछे जो ये बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो मेरे ख्याल में बल्कि जॉब हॉपिंग इतनी शुरू होगी बिल्कुल, बिल्कुल। कि मेरे ख्याल में तो हमारा अपना पेरोल, अगर आपने डॉलर की बात की तो डॉलर से तो ज़्यादा ही हम वी एंडेड अप, हमारा इस वक्त मेरे ख्याल में एवरेज पेरोल 250,000 प्लस है। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, व्हिच मीन्स कि पहले वो 120 होता था, तो डबल से ज़्यादा हो चुका है। सो मगर ये मैं समझता हूँ कि ये उन बेसिक एथिक्स में नहीं आती जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखें, बेसिक एथिक्स की जब मैं बात करता हूँ ना, आप झूठ बोलते हैं, आप रिश्वत देते हैं, आप सूद देते हैं, आप फ्रॉड करते हैं, स्कैम, दिस इज़ द बेसिक्स के दुनिया में कहीं भी, चाहे इस्लामी, चाहे आप कह लें कोई कि कानूनी तौर पे उसकी जो जस्टिफिकेशन नहीं होती। चलिए झूठ की बात करते हैं। अच्छा, सो झूठ, एक मैं आपसे झूठ बोलता हूँ। लेट्स से मैं एक ड्राइवर हूँ और मैं आपके पास आता हूँ ड्राइविंग की नौकरी करने, और मैं मुझे गाड़ी चलानी आती है, लेकिन मेरा लाइसेंस नहीं है, और मैं आपसे झूठ बोलता हूँ, और दूसरा बंदा आता है, उसके पास लाइसेंस है लेकिन उसे गाड़ी चलानी नहीं आती, ठीक है? और 2 घरों में नौकरियाँ होंगी। एक आदमी पिछले 5 साल से नौकरी कर रहा है, गाड़ी चलानी आती थी लाइसेंस के बगैर, ओनर समझता रहा गाड़ी का लाइसेंस है, लेकिन बड़ा अच्छा वो उस 5 साल गुज़र गए उसके। तनख्वाह भी मिलती रही, बोनस भी मिलता रहा, ईद पे भी मिलता रहा, सब कुछ खुश रखा उसने, घर का फ़र्द बन गया वो। दूसरा बंदा है, वो झूठ बोल के गया, लाइसेंस दिखाया, गाड़ी चलानी आती थी, 3 दिन के बाद एक्सीडेंट किया, और घर वाले जो उसके थे ना, वो हॉस्पिटल पहुँचा दिए। तो आप के ख़्याल से इन 2 झूठों में कोई फ़र्क है, या कोई बेहतर और या नहीं है? अगर फ़र्क है तो बेहतर झूठ कौन-सा? मेरे ख्याल में तो झूठ झूठ है। झूठ झूठ है। और देखें, तो अच्छा चलिए झूठ झूठ है। सो अब एक बंदा अपना नाम बदल के नौकरी लेता है, और दूसरा बंदा स्किल पे झूठ बोल के नौकरी लेता है, काम लेता है। दोनों बराबर हैं? आपके आपकी डेफ़िनेशन में दोनों बराबर हैं? नहीं, झूठ के भी लेवल हैं। अभी आपने कहा दोनों बराबर हैं। हाँ, झूठ झूठ है, मगर मैं कह रहा तो हूँ कि लेवल तो मैंने ये पूछा ना हाँ, कि दोनों में, तो वो कोई कोई काम पहले वाले में कौन-सा झूठ, पहले वाले में कौन-सा झूठ बेहतर है? ड्राइवर के केस में? एक आपने कहा कि एक ने एक ने का लाइसेंस नहीं है, उसने कहा मुझे लाइसेंस है मेरे पास, एक को चलानी। और लाइसेंस इसके पास नहीं है, गाड़ी उसको बहुत अच्छी चलानी आती है। ही इज़ ऑल रेडी, ऑल सेट टू गेट लाइसेंस, समहाउ उसके पास पैसे नहीं है लाइसेंस बनवाने के।
ये तो मुझे मार्जिनली सेम लगते हैं दोनों केसेस। आपको यू शुड जस्ट कम स्ट्रेट के जी मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मगर मुझे गाड़ी चलानी आती है, आपने रखना है तो रख लें, और रख भी लेंगे लोग। लेट्स आप अल्लाह पे भरोसा लेट्स करें। नहीं नहीं लेट्स से रूल इसके वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है बड़ा सा ऊपर घर के बाहर लिखा हुआ है लाइसेंस नहीं तो अप्लाई ना करें तो और मैं उसको बहुत ज़रूरत है नौकरी की और उसके बाद पैसे मेरे नहीं है। ख्याल में दोनों यहाँ पे ये तो मार्जिनल केस है, अच्छा एक जैसे ही हैं चलें मेरे ख्याल। हाँ, तो दूसरे केस में आ जाए चले उस पर बात कर लेते हैं। वो नाम बदल के कहता है कि मैं डेविड हूँ ठीक है। और मुझे हायर कर लो। वो उसको हायर करता है, उसका इंटरव्यू लेता है और हर रोज़ एक तरह से वो एक टेस्ट पास करता है बाय डिलीवरिंग अ टिकट। हर रोज़ वो झूठ बोलता भी। जैसे ड्राइविंग में मैं इस एग्जांपल देता हूँ कि ड्राइवर के साथ आप रोज़ बैठते हो, तो अगर उसका गाड़ी चलाने का फॉल्ट है ना उसके अंदर, लाइसेंस हो भी, तो आप 3 दिन बाद उसको निकाल दोगे क्योंकि वो 2 चालान करवाएगा, 3 कट मारेगा, एंग्जायटी कॉज़ करेगा उसकी, यार तू गाड़ी चलाने नहीं आती। लेकिन रोज़ उसकी मेरा इंटरव्यू मुझे भूल गया, जो पहले हुआ था। मैं रोज़ उसके साथ एक नई तरह से एंगेज होके उसको जान रहा हूँ एंड आई एम एक्चुअली एंगेजिंग विद हिम एवरी डे। दूसरे नंबर पे वो बंदा है जो कागज़ी कार्रवाई पूरी है, ग्रेजुएट ऑन पेपर, डिग्री पूरी, सारा कुछ पूरा। लेकिन वो बेसिकली काम का नहीं है और वो काम मैं में पकड़ा जाऊँगा इवेंचुअली कुछ चीज़ों मतलब अगर मैं इस्त्री खरीदता हूँ ना, चाइना की या कोई, तो वो घर आके साथ चले तो वो बड़ा अमेरिका से लाया पाकिस्तान, यहाँ खुली डब्बा नहीं, अब वापस बहुत बड़ी पेन है। मैंने धोखा हो गया मेरे साथ। एक धोखा ये है कि आज धोखा दिया, कल फिर पकड़ा गया, तो धोखा पकड़ा जाता है। हर रोज़ एंगेज हो रहा हूँ ना, हर रोज़ एंगेज हो रहा हूँ। तो एक बंदे ने झूठ बोल के काम ले लिया और अब वो रोज़ सर्व कर रहा है और बोनस भी ले रहा है साल का, ठीक है? दूसरा बंदा जो है ना उसने एक 6 महीने का प्रोजेक्ट यस करवाया है, टीम उसके पास नहीं तो थी। उसने झूठ नहीं जो बोला, मगर स्किल नहीं थी ये उसके झूठ पास। था, ये झूठ है ना कि मतलब उसने कहा कर लूँगा, मतलब झूठ बोला उसने। बिल गेट्स ने भी झूठ ही बोला था जब उसने कहा था कि अच्छा, मैं ठीक। डोज़ कर लूँगा, नहीं कर ली उसने बाद में, बना दूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम, बनाया नहीं हुआ था उसने। तो हमारी इंडस्ट्री के अब्बा जान ने झूठ से शुरू की थी इंडस्ट्री। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये झूठ समहाउ इसलिए चल जाता है क्योंकि काम डिलीवर हो जाता है, ठीक है? और अगर काम डिलीवर ही नहीं होता, वो जो झूठ है उस पर आप इसके ज़्यादा डैमेज होती है रेपुटेशन ऑफ द कंट्री कि डू नॉट हायर दीज़ पीपल, दे आर अनएबल टू डिलीवर, डोंट वर्क विद देम। आपने इस बात पर इतना ज़्यादा ज़ोर से कभी बात की है पाकिस्तान के कि इससे पाकिस्तान बदनाम हो रहा है? मैंने किया है जहाँ पे फॉर जिस एग्ज़ाम्पल तरह आपने इस तरह की बात उस पर मेरी उसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे झगड़े हुए। हुँ, हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जब डिजी स्किल्स का प्रोजेक्ट हुआ, हुँ, हुँ, जिस पे इन्होंने पता नहीं लाखों कहते हैं, आई डोंट नो कितने इन्होंने प्रोड्यूस किए ऐसे लोग फ्रीलांसर्स, जो कि सर्टिफ़ाई भी हो गए और उन्हें डिग्री भी मिल गई। असल में जो उन्हें सिखाया, उन्होंने प्रोजेक्ट पकड़ना सिखाया, ठीक है। और स्किल उतनी थी नहीं। तो जो जब वो मार्केट में एकदम आए, तो वो फिर रिज़ल्ट्स आए, उससे बड़ी बदनामी हुई। उससे इवन हमारे जो पुराने काम करने वाले अच्छे लोग थे, वो भी मुतासिर हुए, क्योंकि पाकिस्तान के उन्होंने फ़िल्टर लगाने शुरू कर दिए कि भाई पाकिस्तानी तो स्किल ख़राब है इन लोगों की। हालाँकि वो या उसके ऊपर मैंने एक्चुअली मैंने बात की। बिहाइंड द सीन की नहीं, 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 वीडियो मैं बताता हूँ, एक एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान के टॉप जनरल्स और सीईओज़ सारे बैठे हुए हैं। उस ग्रुप के ऊपर मैंने लिखा ओपनली। वीडियो नहीं बनाई। नहीं, उस पे हाँ, मगर उस ग्रुप दैट्स अ में सब प्राइवेट ग्रुप, दैट्स अ प्राइवेट हाँ, ग्रुप। नहीं प्राइवेट तो नहीं है खैर। जनरल बैठे हुए हैं, प्राइवेट ही होगा। सारे सीईओज़, जनरल्स, कॉर्पोरेट हेड्स, Yeah, गवर्नमेंट that type groups are typically considered private groups चलें because कह they're not allowed to enter like anybody, वो तो पब्लिक नहीं है ना। काफ़ी चीज़ें मेरी पब्लिक भी हैं। डिजी स्किल्स में कहीं न कहीं मैं पब्लिक भी निकाल के दे दूँगा आपको, राइट ठीक राइट। है? मगर वो जब मैंने की, तो मुझे एक्चुअली फ़ोन आया इग्नाइट के सीईओ का कि तुमने व्हाट्सएप ग्रुप पे लड़ना है या मुझसे फ़ोन पे लड़ना है? मैंने कहा जैसे मर्ज़ी लड़ लें आप। अच्छा तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम बातें कर रहे हो, तो इस हमारे पीछे तो नैप पड़ जाएगी। तो व्हाई आर यू सेइंग दिस? मैंने कहा आई जस्ट वांट टू असेस कि आप जो ये कह रहे हैं कि ये लोग ट्रेन हो रहे हैं, इनकी स्किल एक्चुअली में उनका क्वालिटी क्या स्किल्स है या नहीं है, या इससे पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है? अच्छा चले मैं थोड़ा सा जी। चले वो आपने किया। आईटी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, सारी दुनिया कहती है 5-10% काम किया है, बाकी सारे फारिग हैं। वो क्या अपवर्ड पे अकाउंट बना रहे हैं हम कि नहीं? हमने तो नहीं, पाशा के वो थ्रू अपवर्ड पे अकाउंट बना रहे हैं ना। ठीक है, तो उनको कुछ नहीं। ग्रेजुएट चुके हैं। आप हम उनको हायर नहीं कर रहे, वो अपवर्ड पे फ्रीलांसर बन रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। नहीं वो ठीक है, वो आप तो बात ये उस वो पाकिस्तान में काम नहीं मिलेगा, आपकी कंपनी को काम नहीं मिलेगा। हुँ, जो कंपनी ये कहकर काम पकड़ रही है और डिलीवर कर रही है कि उस नाम मेरा कुछ और है, मैं ठीक है। ठीक है ना, आई एम जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। उसके बाद अगर जो है ना
किसी पॉइंट पे भी ये रिवील करता है वो बंदा या वो कंपनी कि मैं तो ये हूँ, एक शौक तो लगेगा कि तुम 10 साल से ही हो, पता नहीं क्या हो सकता था मेरे साथ, बट हुआ तो नहीं। लाइक शादी के बाद बहुत से लोग अपने अफेयर बताते हैं कि मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे। नहीं, मगर खालिद की जगह वो असलम आ जाए उसका खावन, तो ये तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये तो खैर होता भी नहीं है ना, होता सिर्फ ये है कि एक छोटी सी रियलिटी यूँ चेंज, नहीं, यही है ना कि वो कोई अमरीकी नहीं है, वो उसकी कोड नहीं पाकिस्तानी आ गया। वो कोड नहीं चेंज होता ना, असल तो कोड पे हायर होता है नहीं, बंदा। ये तो वही है ना कि वो कहे मेरी मर्द ही है वो मेरी भी। बात तो समझो ना, मुझे पैसे वो किस चीज़ के देता है, खालिद होने के, असलम होने के, या वो कोड लिखने के जो मैं डिलीवर कर रहा देखिए, ये अब मैं आपको चैलेंज करूंगा। हूँ। जी ये बात ना कि जी मैं तो काम करके दे रहा हूँ, बड़ा अच्छा कर रहा हूँ। आप देखिए, आपके साथ बड़े हैंड हुए हैं ना, आपने कंपनी चलाई है, आपने अपने एम्प्लॉइज़ पे बड़ा श्योर भरोसा किया श्योर। और पता चला कि यार मैं तो समझता था तुम लोग बड़े चीते हो, तुम लोगों ने तो कंपनी के साथ मेरे साथ क्या किया। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी आईटी इंडस्ट्री में स्किल असेस करना कोई बहुत मुश्किल काम है। मैं कहता हूँ जवाहरी का काम है ये, बिल्कुल कि आप हीरे को पहचान लें कि ये कितना अच्छा काम करता है। बाय एंड लार्ज अब एआई की मदद से आसान हो जाएगा, मगर आज से पहले इट वाज़ वेरी ईज़ी कि 6-8 महीने को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी क्या प्रोडक्टिविटी है। इट इज़ वेरी ईज़ी फॉर अस कि हम बेवकूफ़ बनाए रखें। और एक और मैं बात बताऊँ कि हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में when they did a survey, do you think you are in top 10% of your company? 70% people said कि मैं टॉप 10% में हूँ। तो हर बंदा कहेगा कि यार मैं तो काम करके दे रहा हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। और एक्चुअली द थिंग इज़ कि दूसरी साइड ये असेस कर नहीं रही या कर पा नहीं रही। और आप उस एक मतलब, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है, पता चलते-चलते जब प्रोजेक्ट फेल होगा, फिर पता चलेगा। उस वक़्त तक आपने कितनी बिलिंग कर चुके होंगे और आप शायद आगे भी मूव हो चुके हैं और पता चले ये यार तो पीछे फिर का। तो गलत, वो तो बात सही होगी। मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह आपने इस प्रैक्टिस को एथिक्स के उन्वान पर वायरल किया है, पब्लिकली बोले हैं, वोकल हुए हैं उस पे आके, उससे पहले कितने मसले इस मुल्क के इस ग्रीड के चक्कर में प्रोजेक्ट पकड़ लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, गोरे का माल हलाल है। मतलब अमेज़न वालों ने जो किया पूरा, वो उसके बाद कितनी बदनामी हुई पाकिस्तान की ना, वो सारा का सारा जो किया। तो मुझे लगता है कि अगर मैं आप पे ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करूँ कि यार आपको इस मसले से इतना मसला इसलिए हुआ है कि यार इस मसले के साथ कोई आपका ज़ाती मसला है, ठीक है ना? लेट्स से जी। क्योंकि अगर आप एथिक्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो इससे बड़ा मसला है मेरे ख़्याल से। क्योंकि जहाँ पर बंदा पाकिस्तानी फ्रीलांसर बैठता है, झूठ बोलता है, कहता है मैं सीनियर हूँ, फलाना हूँ, सीवीओ पे लोग झूठ बोलते हैं, अपने आप को सीनियर डेवलपर लिखते हैं, उनको एबीसी भी नहीं पता होती, कोई इस पे कोई बात नहीं हो रही, इससे अल्टीमेट तो ये मसाइल है तो पाकिस्तान। आपके ख्याल में मुझे क्या ज़ाती मसला हो सकता है इससे? आई डोंट नो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बेबी समवन सक्सेस इज एक्चुअली हर्टिंग योर तो जेलस बिजनेस। हो गया हूँ मैं। हाँ, क्योंकि देखिए होता क्या है, वो आपने शायद इस पे हिंट किया भी था एक बात में, आपकी वीडियो में, कि देखिए बाज़ औक़ात पे ये होता है कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं ना ऐसी कंपनी, जैसे डिसरप्शन होती है। क्योंकि एक कंपनी जो है ना बहुत बड़ी जो है ना, आपने शायद ज़िक्र किया था, कोई कंपनी वो प्लॉट लेके दे रही है और पता नहीं क्या-क्या कर रही है। यस। तो अब वो आप नहीं कर पा रहे क्योंकि फेयर बिज़नेस में आप ये सब नहीं कर सकते। तो आपने कहा इन्होंने तो रोको यार, जो बंदे मेरा मेरा काम चल रहा है, मेरे मेरे क्लाइंट 4 मुझे काम दे रहे हैं। वो फ्रीलांसर जो झूठ बोल के प्रोजेक्ट पकड़ता है किसी इधर-उधर से $1,500 का और वो ख़राब होता है, पाकिस्तान को बदनाम करता है, करता रहे भाई, उसको काम नहीं मिलेगा। मेरे क्लाइंट्स मुझे फिर भी काम देंगे, हम कहेंगे हम उनमें से नहीं। लेकिन जब ये बंदा सक्सेसफुल हो जाएगा ना अपनी प्रैक्टिसेज़ से, अगर इसके खिलाफ मैं ना बोला, तो ये मेरे बंदे तोड़ के ले जाएगा, मेरा बिज़नेस कर जाएगा सारा, ठीक है? तो अब मुझे इस पे बोलना है। इसको आप अच्छा, ये मैं ट्रिगर किधर से हुआ? मैं तो इस्लामाबाद में मेरी कंपनी आई और ये ज़्यादा प्रैक्टिसेस वो उन्होंने ये कहा आपने लाहौर को हिट किया। अच्छा, मैं कहा यार लाहौर तो मेरी मतलब खाने-पीने में तो फ़ेवरेट जगह है, फैमिली भी मेरी काफ़ी इधर होती है, तो मैं इट्स माय फ़ेवरेट सिटी। बट देखें, मैं लंदन टेक वीक में आई वाज़ देयर और वहाँ पे एक और लाहौर की कंपनी का सीईओ था, हुँ, हुँ। यंग एंड वेरी प्रोग्रेसिव। मैंने कहा यार ये क्या बात हो रही, मैं कि क्या फ्रॉड लगाया कि चल रहा है ना, ये सारा इंडस्ट्री में स्कैम चल रहे हैं। सैयद भाई कौन सा स्कैम? मैंने कहा ये जो हो रहा है एसएसएन फ्रॉड। जी। कहता सैयद भाई वो फ्रॉड तो नहीं है। मैं आई वाज़ शॉक्ड कि फ्रॉड नहीं है ये। कहता नहीं। मैं कहा क्यों? कहता है ये तो हर कोई कर रहा है। मैं कहा अगर हर कोई कर रहा है तो क्या वो फ्रॉड नहीं रहता? कहता है देखिए अगर हर कोई कर रहा है और मैं नहीं करूँगा
तो फिर मैं तो कंपेटिटिव नहीं हूँगा, मेरे तो लोग तोड़ के लेके जाएँगे, तो मुझे मजबूरन करना पड़ा। दैट्स वेयर आई फेल्ट कि नाउ दिस इज़ नॉट अ वन पर्सन इश्यू, दिस हैज़ इज़ बिकमिंग अ ट्रेंड। और मेरा इससे मसला ये तब शुरू हुआ, ये तो शायद प्रैक्टिस पहले से चल रही थी जब से कोविड है, मगर तब शुरू हुआ जब मैंने देखा कि बहुत सारों को मैंने देखा कि वो इसको एज़ अ सक्सेसफुल मॉडल, स्केलेबल मॉडल लेके चलना शुरू हो गए। अच्छा, इसमें एक बैकग्राउंड भी है कि चलें, एक तो ये यहाँ से ट्रिगर हुआ कि बहुत बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, मगर ये पहले भी पाकिस्तान में हो चुका है। सबसे पहले एक आपने कहा नाम नहीं लेने, तो मैं नाम नहीं लूँगा आज। एक इस फैसलाबाद में कंपनी निकली और उस कंपनी ने बड़ी गेम उठाई। आईटी लंबर हाँ, डेवलपमेंट। बेसिकली व्हाट वो प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर्स बना थे जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस होती थी। चलो कोई गूगल ना कर ले, ज़्यादा ना अच्छा, बताएंगे। अच्छा। तो उसमें फिर क्या हुआ कि वो खैर आप फरारीज और लैम्बोर्गिनीज ढूंढेंगे फैसलाबाद में तो ज़्यादा तो नहीं निकलेंगी ना। अच्छा। अब वो जब निकले और मेरे अपने रिश्तेदार जो टेक्सटाइल ओनर्स, बट पीपल वर शॉक्ड कि ये मर्सिडीज और ये सॉरी लैम्बोर्गिनी और फरारी पहली F-150 और फलानी सारी आ रही हैं और टूटी हुई रोडों पे वो चल रही हैं, और लोगों के बच्चों ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां छोड़ के उसको फॉलो किया कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, कर क्या रहे थे? वो छापे लगाते थे, जो भी टेस्ट आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, वो छुप के उनको रिकॉर्ड किया, उनकी की बनाई, उस की को फिर नेट पे एसईओ बहुत ज़्यादा एसईओ करके फैलाया, और उससे फिर वो ज़ाहिर है वो लोग पास होने लगे। उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनके इतने पैसे बने कि लैम्बोर्गिनी और ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। दुबई में प्लाज़े बन गए ओए होए! एंड दे बिकेम अ थिंग, और उसके पीछे बहुत सारा आप यू कैन से कि लोग इंस्पायर भी हुए, मगर गलत डायरेक्शन में। नुकसान क्या हुआ? पाकिस्तान को हुआ। क्या नुकसान हुआ? पाकिस्तान में प्रोमीट्रिक टेस्टिंग सेंटर बैन हो गए माइक्रोसॉफ्ट के, और पाकिस्तानी बच्चों को अगर सर्टिफिकेशन लेनी थी तो दुबई जाना पड़ता था उसके लिए, और पूरा पाकिस्तान कितना बदनाम हुआ उसके लिए। कुछ ने पैसे बना लिए, मगर पाकिस्तान में पाबंदी लगी। आगे आ जाए, जाली डिग्रियों का तो आपको पता ही है, नाम लेने की जी, जी, जरूरत जी, नहीं है। जी। अच्छा, उसमें क्या पाकिस्तान का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? यू कैन मेक द सेम आर्गुमेंट, पाकिस्तान में डॉलर आ रहे हैं, नौकरियां बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और उनके लाइफस्टाइल थे यार्ट वगैरह सब कुछ, यू नो के जी, जी। वहाँ तो मुझे याद है सिस्टम्स के सीईओ एक टाइम पे टेबल पे हम बैठे हुए, कहते हैं यार जब उस कंपनी की ऑफर आती है ना, तो हम कहते हैं भाई तू जा, आई मीन वी कैंट, ठीक है। एंड नाउ सिस्टम्स इज द नंबर वन कंपनी इन ठीक। पाकिस्तान, दे कुडंट होल्ड देम। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे पैसा जाली डिग्रियां बेच के आ रहा है, उससे कम्पीट नहीं कर सकता कोई। अच्छा, चलें, और उसका फायदा नुकसान क्या हुआ आप ये पाकिस्तान नहीं, को? आपने सिर्फ मुझे इस आंसर मुझे आई फॉलो योर आर्गुमेंट। जब तक यू हैव अ पॉइंट। हाँ, मुझे सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि आपके ख़्याल से बस आपने मुझे ये कन्विंस करना है कि ये वाला ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है वर्सेस जो फ्रीलांसर्स और जो बाकी छोटी कंपनियां पाकिस्तान में बेड़ा-गर्क कर रही हैं कानून मतलब इसका प्रोजेक्ट गलत डिलीवर करके झूठ बोल के काम पकड़ते हुए डिलीवर नहीं होता उनसे स्किल सेट ना होने की वजह से। उन लोगों से आप पाकिस्तान का नुकसान कम हो रहा है, ठीक है? और उससे आपका बिज़नेस भी लेट्स से इफ़ेक्ट नहीं होगा इतना, लेकिन ये जो काम है ना, इससे पाकिस्तान का नुकसान मैं ज़्यादा हो मैं ये समझता हूँ कि जो भी काम इंडिविजुअली हो ना, तो वो ठीक है, वो उसका इतना नुकसान नहीं होता, ठीक नहीं है, मगर उसमें आपको उसके ऊपर किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं। किसी को करते करें जो करने हैं, लोग अपना पैसे कमाएं खाएं, उन्होंने ऊपर अल्लाह का जवाब अपना देना ना। मुझे मगर जो भी चीज सिस्टमेटिक तरीके से होगी, सारा पाकिस्तान जब आईटी अब में क्या आता है ना, फ्रीलांसर्स जो सारा पाकिस्तान जो आईटी में आता है, आपने अभी कहा कि डीजी स्किल्स के जो लोग पाकिस्तान में जो ग्रेजुएट हुए, तो वो किस चीज़ को देखकर सिस्टमैटिक उन्होंने जब रिजिस देखा की कि खुद एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम था ना। यानी कि मैं आप बता देता हूँ, उससे पहले पंजाब पीआईटीबी ने ई रोजगार प्रोग्राम, ई रोजगार वाज अ बेटर प्रोग्राम, बट मेरा एक एक उस वक्त भी सिस्टमेटिक अप्रोच से मसला था। वो मसला मुझे ये था कि इंडस्ट्री को ग्रो करने के बजाय आप फ्रीलांसिंग विच वाज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या थी? इंडस्ट्री उनको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही लोगों को, और इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही, लोग अपनी
फ्रीलांसिंग से एसएमई नहीं बना रहे, एसएमई से बड़ी नहीं कर रहे। वो प्रॉब्लम था, उससे हल करने के बजाय इन्होंने कहा कि फ्रीलांसिंग को प्रमोट करो और स्टार्टअप्स को प्रमोट करो। ना कोई यूनिकॉर्न निकली पाकिस्तान से, फ्रीलांसिंग भी बिकेम, और इंडस्ट्री को खास ग्रो नहीं हुई इंडिया के मुकाबले में देखें, तो दैट वाज अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम। जब उसी को रेप्लिकेट किया गवर्नमेंट ने एट अ 10 टाइम्स बिगर स्केल इन द फेडरल लेवल, कि ई रोजगार 50,000 है तो हम 10 लाख ट्रेन कर दें डिजी, सो दिस वाज अ सिस्टमैटिक इंटरवेंशन। आप इन प्रोग्राम्स को, इन इंक्यूबेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन थी, इसको आप साइड पे कर दें, तो फिर जो फ्रीलांसर्स अपने ओन पे करते हैं ना, वो पूरी दुनिया के फ्रीलांसर्स एक तरह से ही, और इंडिया में भी फ्रीलांसर्स में स्किल्स के इश्यूज होंगे और जगहों पे भी होंगे। जनरली स्पीकिंग, जो मुल्क की रिप्रेजेंटेशन अच्छी या बुरी होती है, वो वहाँ के बिजनेसेस से होती है। अगर आपकी इंडस्ट्री आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग चल रही है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान फ्रीलांसर से एक हद तक नाम खराब होगा। हाँ, अगर आप वो लाखों में बनाने शुरू कर देंगे, फिर देन इट्स अ प्रॉब्लम। चलें ये पॉइंट ऐसा है कि आई थिंक हमने दोनों साइड्स के आर्गुमेंट्स देखे। मैं एक सादी-सी बात एंड पे ये कर देता हूँ कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू पहली बात ये है कि मैं किसी भी अनएथिकल प्रैक्टिस को एंडोर्स नहीं करता, ठीक है? सो ऐसा ना हो कि हमारी शादी अवाम ये समझे कि ये मौलवी साहब जो है ना लालची हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। ऐसी वो नहीं मसला कि मैंने झूठ बोल के, मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि हमें तनकीद करनी आए। हमारी जो इंडस्ट्री में जो डिबेट्स होती हैं ना, वो अक्सर देखता हूँ कि वो तू-तड़ाक पे हर मसले पे ही, सिर्फ़ इंडस्ट्री में नहीं लेकिन यहाँ पर भी ये नज़र आता है कि हमारा तू-तड़ाक पे ज़्यादा बात होती है और एक-दूसरे को समझने की कोशिश कम होती है। तो आज कोशिश की थी कि क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी-सी अप्लाई करके इधर-उधर की बात भी थोड़ी-सी करें कि इसके अंदर हम, और मेरा ये ख़्याल है कि एथिक्स के ऊपर जिसको जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए वो बात करना चाहता है ना, उसको ऐसे बात करनी चाहिए कि वो दूसरे को चुभने की बजाय अमल पर जो है ना वो लेकर आए। यानी उसकी जो इज़्ज़त-ए-नफ़्स है वो इफ़ेक्ट ना हो, उस पे मतलब ख़राब ना हो, क्योंकि बुरे लोग ये डाकू लोग नहीं हैं, यानी कि ये चोर नहीं हैं। ये सारे हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं और जो कि ग्रेजुएट होके अपने-अपने पाथ पे एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, कहीं कोई फिसल सकता है, कहीं कोई अपॉर्च्युनिटी देकर जो है ना एक लेस आपके एथिकल ख्याल में उनको समझाने से मसला हल हो जाएगा? होना चाहिए। नहीं, ये बड़ी नाइव सोच है आपकी। ओके। देखें, पहले आप आ जाएँ, जैसे बिल आपके ख़्याल से इस तरह बोलने से मसला हल हो जाएगा? मेरे ख्याल में हो जाएगा, यस। मैं क्योंकि आई मैंने किए भी है। मेरे ख़्याल से ये नहीं, कोई मसला हल नहीं हुआ। कौन-सा मसला? चलें, पाकिस्तान वैसे ही चल रहा है। ठीक है? तो ठीक है, मैं आपको जी। अपनी व्यू बता देता हूँ उसपे। देखिए, पहली बात, मैंने ख़ैर ये तो बहुत छोटा अब बड़ा हो गया मसला, मगर मेरी जो स्ट्रगल्स है ना मेरी करियर में, उसमें ये बड़ा इसका छोटा एक है, इसमें इससे बहुत बड़े लेवल पे आई एम श्योर, हमने श्योर। स्ट्रगल किए हैं। आई हैव तो बीन ऑब्वियसली इंस्पायर्ड जब मैंने कहा ना कि मैंने आपसे व्हेन यू बिकेम चेयरमैन, आई थिंक उन्हीं दिनों में मुझे ज़्यादा पता चला कि पाशा कुछ है, पाशा कुछ कर रहा है, पाशा होना शुरू हो गया हर तरफ। तो दैट्स व्हाई सैयद अहमद समहाउ स्टैंड्स आउट, ठीक है ना? व्हेन इट कम्स टू अदर चेयरमैन, आई डोंट नो, उसके बाद फिर सारे obviously getting eyeballs and all because रेलेवेंस आ गई और उसके अंदर पाशा में अब जितना इंटरेस्ट देखा जाता है, वो शायद पहले इतना नहीं था कि कंपनी जिस तरह से आ रही हैं और लोगों को फ़ायदा पता चल रहा है, तो ऑल ड्यू क्रेडिट। लेकिन अभी हम एक पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा गए हैं, तो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसमें कोई मसला नहीं है। अब बादशाह की बात आई है तो मुझे एक टेम्पटेशन हो रही है कि एक छोटा-सा सवाल आपसे पूछना है कि अभी रिसेंटली एक डिनर हुआ है बादशाह का और उसके ऊपर जो है ना एक वीडियो आई और कई लोगों से मेरी फीड पे वो नज़र आई कि उसमें एक ख़ास तरह की जो सेरेमनी एंड पे हुई है, तो उसमें लोगों ने कहा बड़ा अफ़सोस हुआ। अच्छा, किसी ने कोई वजह नहीं बताई कि अफ़सोस क्यों हुआ है? तो मैं चाहूँगा आप अगर आप उसको कमेंट करें, अगर आपको भी अफ़सोस हुआ है तो वो क्या अफ़सोस है? और एक जुमला मैं बोलना चाहता हूँ कि "एते डांस कर दे पैने।" ठीक है? So, what was the how do you see Pasha? Like, देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि ये जो विजुअल्स है ना, ये कोई हमारे लिए अच्छे विजुअल्स नहीं हैं, mhm, कि किस तरीके का कल्चर अब पाशा में आ रहा है या किस तरह के लोग पाशा में आ रहे हैं। मगर ये पहली दफ़ा नहीं है। मैंने ये 2 साल पहले आई कुड सी दैट, जब एक सर्टेन, ये तो ख़ैर चलो पैसे फेंक रहे हैं जैसे कोई मुजरे पे फेंकते हैं पैसे, तो वो तो एक छोटी चीज़ थी। पाशा छोटी के अच्छा, ऑफ़िशियल इवेंट में, इलेक्शन इवेंट में शराबें चल रही हैं। ओह!
और हर बंदा आधे लोग तो नो ये के पता बरे। ओके। तो लिटरली और वहाँ पे माहौल ऐसा बना हो कि आप कहते हैं ये कौन-सी क्या ये हो रहा है इधर? कि क्या कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग? मगर अनफॉर्च्यूनेटली आई वुड से कि दिस इज़ व्हाट हैपेंस जब एक एक बॉडी बिकम्स टू पावरफुल। पहले पाशा की कोई रेलेवेंस नहीं थी। 2013 में 14 में जब मैं पहली दफ़ा चेयरमैन बना तो हालात ये थे कि पाशा अपने लेटर हेड्स कुछ बड़ी कंपनियों को पकड़ा देती थी कि यार गवर्नमेंट से आप बात कर लें, हम इस काबिल नहीं है। आप ही लॉबिस्ट को पैसे दें, आप ही सब कुछ हमें रिप्रेज़ेंट कर दें। तो पूरी इंडस्ट्री को 5 कंपनियाँ रिप्रेज़ेंट करती होती थी और उनको उनके इंटरेस्ट के खिलाफ अपने इंटरेस्ट में ऐसी पॉलिसियाँ अप्रूव कराती थी जिससे छोटी कंपनियों का नुकसान हो जाए। तो ये हालत थी पाशा की। वहाँ से हमने इसको काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि हमें गवर्नमेंट में रेलेवेंस मिली। फिर जब मैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स का चेयर बना, उस वक़्त फिर हालाँकि उस वक़्त बहुत लोगों ने टाँगे खींचने की कोशिश की कि आप इन सियासतदानों की बात ना सुनें, इनसे दूर रहें। इनको नहीं समझती कि ये कैसे इनसे डील करना है। तो बहरहाल मैंने आई बिकेम द चेयरमैन और आई मेड श्योर कि पाशा हर मिनिस्ट्री में, हर जगह उनसे पूछा जाए। तो जब वो इतनी पावरफुल होगी कि देयर वाज़ अ टाइम के पाशा की एक पोस्ट के ऊपर कंपनीज़ के सीईओज़ जैसे ईओबीआई का सीईओ है, तो फ़ौरन पीएम ऑफ़िस से कॉल जाती थी कि ये आपने किसी कंपनी के साथ कुछ किया और वो फ़ौरन उनके सीईओज़ की कॉल, एफबीआर के चेयरमैन फ़ौरन कि ये और वी वर इन इन सच अ स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन विद द गवर्नमेंट। हुँ, लोग एक पॉलिसी चेंज के लिए करोड़ों रुपया लॉबिस्ट को देते हैं। हुँ, हम लोग पूरी-पूरी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट के साथ बैठ के लिख रहे थे और स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन बने, अरबों रुपए पीसएब को दिए, स्किल्स के लिए, कैश रिवॉर्ड जो कि समझा जाता है पिनेकल कि और कुछ हो जाए या टेक्सटाइल वाले सिर्फ़ पैसे ले सकते हैं उनसे, कैश रिवॉर्ड तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने अप्रूव कराए गवर्नमेंट के लिए। तो इस पोज़ीशन में जब पावर में आ गए कि आपके लिए एक कॉल पे एफबीआर चेयरमैन से आप मिल सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस जा सकते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स इंटरेस्टेड हो गए जिनको अपनी प्रोजेक्शन करनी थी, जिनके लिए फ़ोटो ऑप्स चाहिए या उनका मुझे तो ऐसे भी कमेंट्स मिले कि जी आपका तो मतलब कोई लोकल धंधा नहीं है, हमारा तो काम ही बिज़नेस ही लोकल है, तो हमें तो पोज़ीशन चाहिए ताकि हमारा धंधा चले। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी एथिक्स की बात आ जाती है। आप फिर कहेंगे एथिक्स क्यों बीच में आ जाती है? कि वो कि ना इंडस्ट्री की पोज़ीशन को लेके अगर अपना धंधा आप चलाएँगे और लोग कहते हैं यार तो इसमें क्या है? उसने अगर टाइम लगा रहा है तो कुछ अपना भी बना ले तो फिर क्या? तो उससे फिर ये कह यही कह दूँ कल्चर कह आएगा। दूँ जुमला, हाँ, हाँ। खांदा है ते लांदा भी है। ठीक है, ठीक। बस वही वही ब अनफॉर्चुनेटली मगर मैं कहता हूँ कि लगाएँ तो सही ना, नज़र तो आए। अभी क्या हो रहा है कि इस वक़्त अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री बहुत बड़े मसाइल में है। इस वक़्त पेरोल टैक्सेस इतने हाई हो चुके हैं कि कोई देने को तैयार नहीं है। हमारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ भाग जाएँगी इस मुल्क से बिकॉज़ वो कंप्लायंस के ऊपर वो नहीं तैयार किए। अब हुआ क्या कि हमारे जो टॉप 5 एक्सपोर्टर्स हैं, अच्छा कोई कनेडियन कंपनी है, कोई कहीं की कंपनी है, ये तो कंप्लाई करते हैं। अच्छा इनके तो बाहर से प्रिंसिपल्स ईमेल्स कर रहे हैं कि यार ये यहाँ की आपकी वर्कफ़ोर्स इतनी अनस्टेबल हो चुकी है पाकिस्तान की, कि हम जब भी यहाँ से बाहर से बैठ के कोई मीटिंग करते हैं, तो एवरी मीटिंग टर्न्स इनटू अ कंपनसेशन मीटिंग हुँ, और वो रोना-धोना शुरू कर देते हैं, हमारा टैक्स कट रहा है, हमारा ये कर रहा है, हमें आप रेमिटेंस में ले आएँ, हमें आप फ्रीलांसर डिक्लेयर कर दें। वो कहते हैं कि अगर ये इसी तरह चलता रहा, तो हम पाकिस्तान में हायरिंग बंद करके वियतनाम में चले जाएँगे। तो अगर ये 18 इस वक़्त टोटल मल्टीनेशनल्स हैं, इंडिया में हज़ारों हैं। ये 18 मल्टीनेशनल्स जैसे आईबीएम है, टेराडेटा है, कॉनटोर है, ऐसी कंपनियाँ अगर पाकिस्तान से चली गईं, तो पाकिस्तान में मल्टी मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट आप भूल जाएँ। तो अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा मसला है पेरोल टैक्सेस वर्सेस फ्रीलांस जो 1% वर्सेस 40% टैक्स की डिस्पैरिटी है। पाशा हैज़ ज़िप्ड देयर माउथ पब्लिकली नो प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट बल्कि आई वुड से कि गवर्नमेंट के साथ खड़े हो गए जाके। क्यों? बिकॉज़ व्हेन दे वेंट टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने इन्हें शट अप कॉल दे दी कि ऑलरेडी यूथ से हमें बड़े पिट रहे हैं, तो अगर ज़रा-सा भी हमने बैलेंस करने की कोशिश की कि लेट्स से हम पेरोल टैक्स 15% पे लाएँ और फ्रीलांसर का टैक्स या चलें रिमोट वर्कर का टैक्स ऊपर किया, तो सोशल मीडिया पे हमें बड़ी
रेजिस्टेंस आएगी, तो वी डोंट तो पॉलिटिकली। अगर ये एहतजाज करते रहते, आप होते इनकी जगह पे, तो आप क्या करते? देखिए हमने तो मैं आपको फिर क्या मतलब फिर वो उस अगर वो नहीं चुप करते तो फिर क्या होगा उनके साथ? मेरी आप जितनी स्टैंस देख लें, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनवाया, 2 साल लड़ के माफियाज को एक्सपोज किया, P7 में डायरेक्टर्स फायर हुए बिकॉज ऑफ देयर वाज अ रैकेट। इनके साथ 2 साल फाइट की हमने। मैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स में था, चेयर था। आई रोट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिक मैसेजिंग ऑन फेसबुक, और मुझे तो कॉलें आ गई पावर सर्कल से कि आप क्या गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। मैं क्या, नहीं खिलाफ नहीं हुआ, मगर मुझे नजर आ रहा है कि हम हमारी इंडस्ट्री अपने टारगेट नहीं मीट करेगी, तो आई वुड टेक अ स्टैंड पब्लिकली। एक दफा वन ऑफ द टाइम्स, ये लास्ट टाइम जब टैक्स एग्जाम्पशन इन्होंने रिवोक की थी, हम्म। तो पाशा की एक, आई पुश देम, उस वक्त बरकान वाज द चेयरमैन, कि इसके ऊपर आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लें पाशा, और इसके ऊपर सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने पोस्ट बनाई कि जी हम पाकिस्तान में पॉलिसी बड़ी ख़राब हो गई है, टैक्स लग गए हैं, इससे नुकसान होगा। तो पाशा में कम्युनिटी वाज, नहीं इससे पाकिस्तान का नाम ख़राब होगा, ये होगा, आप ना करें। एवरीवन वाज अगेंस्ट इट। आई पुश देम कि नहीं, इस पोस्ट को आप करें। इट द पोस्ट वेंट पब्लिक, और फिर वो किसी स्टार्टअप इंसाइडर ने उसे लेके और मसाला लगा के पाकिस्तान बिकम्स द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू फॉर द टैक्सेशन आईटी सेक्टर बेनिफिट्स, हम्म। और बहुत वो ओवरसीज पाकिस्तान हर जगह फैल गई। आफ्टर फ्यू मंथ्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम, सीक्रेट कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और उन्होंने कहा कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंपेन चली इंटरनेट पे, तो वी फेल्ट कि ये कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं जो चला रहे हैं, बट जब हमें पता चला कि ये तो पीछे जेन्युइन लोग हैं और पाशा है और ये लोग हैं, तो फिर हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में देखा, तो वो जो फाइनेंस आईएमएफ की लॉबी होती है वहाँ बैठी हुई, फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड दीज पीपल, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था पीएम का व्यू। पीएम को कह रहे थे कि इंडस्ट्री तो बड़ी खुश है। हमने तो इंडस्ट्री को टैक्स, वो कि उसका लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे कि हमने इनको, उन्होंने एग्जामेशन ख़त्म करके ख़त्म की थी, मगर उनको उन्होंने गलत फीड कर दिया पीएम को। तो ही अंडरस्टूड, पीएम ऑफिस में सोशल मीडिया टीम में, कि ये पीएम को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उन्होंने फिर मेरे से डायरेक्ट लेटर लिखवाया पीएम के लिए। आई रोट दैट, एंड देन आफ्टर कपल ऑफ मीटिंग्स वी गॉट द एग्जाम्पशन बैक, जो कि आईएमएफ ने लगवाई थी, आईएमएफ ने ख़त्म कराई थी। तो टाइम एंड अगेन, एक दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स वी, ये 6 साल हमने इतने इंसेंटिव्स गवर्नमेंट से लिए, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी बनवाई, पूरा लॉ पास कराया, नॉट जस्ट अ वन लाइनर, अरबों रुपए, सेल्स टैक्स 17 से 5% कराया, एग्जाम्शन ली, 100 इंडस्ट्रीज की एग्जाम्शन वापस। तो ये सब कुछ जो हमने किया, ये एक फॉर्मूला उसका बड़ा डिफाइंड है। गवर्नमेंट डज नॉट नो व्हाट इट इज डूइंग। पाशा का रोल है टू बी द डिफेंडर ऑफ द इंडस्ट्री, टू टेक अ सॉलिड स्टैंस। अच्छा, मुझे मुझे बहुत अच्छी-अच्छी अपडेट्स पता लगी हैं वहाँ के, पाशा क्या-क्या कर रहा है। सो थोड़ा तो कन्फ्यूज़ फॉर भी है। एग्जाम्पल जैसे एफबीआर के साथ बहुत अच्छी चीज़ें क्या हो रही किया हैं। उन्होंने? मुझे हमें तो ऑब्वियसली एक टैक्स ही लग रहे हैं, लगी जा रहे हैं, नहीं, नहीं, पेरोल एक टैक्स हो एक रहा है, एक सब कुछ हो। ऑब्वियसली इन द प्रोग्रेस है ना, लेकिन ये जो हमारी जो भी आईटी की जो पेन्स हैं, आई वाज़ डिस्कसिंग विद समबडी, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी अपडेट्स दी कि ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे वो सही लग रही थी सारी बातें सुन फोटो ऑप्स के अलावा या इवेंट्स के अलावा कोई 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 मीनिंगफुल बात बताएं। देखिए मैं कहा ना आपको, टेक्नोलॉजी टाइम जोन लगता बना, है ना, टाइम लगता है। आपको भी इतने साल लगे कहीं चीज़ें पहुँचने में, तो अभी तो वो आए हैं, नई टीम शुरू कर रही है काम नहीं ये थोड़ा। 3 साल हो गए। नहीं, देखिए अभी तो इलेक्शन। 2020-21 47% ग्रोथ, हुँ, हुँ। सॉरी 1920 और 2021 दोनों मिला 2 साल में $1 अरब ग्रोथ। ठीक है। हाईएस्ट ग्रोथ पे हम लेके गए 47%। फौरन बाद ये आए -0.5%। अभी भी 23%, पाशा का कसूर 27%। है। पाशा का बहुत बड़ा कसूर है कि इन्होंने जो जो हमने चीजें ली, इन्होंने बैक ट्रैक कर अच्छा, दिया। आपके ऊपर एक और क्रिटिसिज़्म भी है, मुझे अभी याद आया एकदम से, कहीं सुना था। वो ये था कि आपकी जो नंबर्स होते हैं ना, वो काफ़ी ऑफ होते हैं। अच्छा, हाँ, फॉर और एग्जांपल बताएं। ओ
अगर आप इससे आप रिलेट आप कहते नहीं मतलब वेल रिसर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर कुछ ऐसा था कि गेमिंग के वाले से आपने शायद कुछ कहा था हाँ। एंड देन यू डिलीटेड प्रॉब्ली दोस अच्छा, अब फिर आप ये पंडोरा बॉक्स अगर खोल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा कर ले, अच्छा, अगर चलो थोड़ा सा खोल। क्विक क्विक मुझे मुझे पूरी मैं इसमें मैंने प्रॉब नहीं किया ज़्यादा, आई जस्ट ओवरहर्ड दीस थिंग्स। तो मैंने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि जैसे आपने कहा कि कुछ नहीं करे फोटो ऑफ, तो मुझे वो थोड़ी फील आई कि एक आप सब देखें जब स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, मुझे ये लगता है कि चलें आप फिर रिसर्च करें ना। ठीक है, गेमिंग की आपने बात की, मैं सिर्फ एक नंबर दे रहा हूँ। श्योर, अब ज़्यादा दूँगा तो फिर आप एकदम इन्होंने क्लेम किया कि हम 20% ऑफ द एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं, ठीक है। $500 मिलियन। हुँ, तो ये $500 मिलियन का नंबर कहाँ से आ गया? क्या इनकी गेमिंग की $500 मिलियन एक्सपोर्ट है अभी की? ये आप देख लें बस। ठीक है। एंड आई वुड से कि वो खींचतान के को गूगल की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट इज़ नॉट जस्ट गेमिंग, इट्स ऑल द एंड्रो इकोसिस्टम जिसमें ऑल ऐप्स। ठीक है। तो अब वो सब ऐप्स मिला के भी वो इतनी नहीं है। फिर उसको और करके खींच के जी इसको अगर हम उसको आपने फर्दर कि जी इतना यहाँ है, इतना बाहर पड़ा है, सो तो ये नंबर जब आप देखेंगे तो आपको नज़र आ ठीक जाएगा। है, सो पाशा पर यू थिंक कि उस वीडियो से आप रिलेट करते हैं इस तरह से कि यू आल्सो थिंक कि ये प्रायोरिटीज़ की बहुत एक बुरी एक रिफ्लेक्शन थी, वो जो वीडियो मैंने आपको ज़िक्र किया शुरू में, जिस पे डांस वांस हो रहा है। एसएसएन अच्छा बोलिए। तो यू आर सेइंग कि वो मतलब पाशा की प्रायोरिटीज़ बड़ी अजीब होती जा रही हैं और पावर्स को हैंडल करना उनको नहीं आ रहा, सही यूज़ नहीं कर पा रहे, जो मुझे समझ में आई है, पॉइंट अक्रॉस ये आ रहा है। मैं ठीक तो है? ये कहूँगा कि But the Pasha has the power now, but it should use it to for the benefit of the industry. You think it's not actually doing it? They should do better. ठीक है ना? This is the point, right? हाँ, So एक क्विक एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली फिर लंबा ज़्यादा ना हो जाए। एक ये सवाल मैंने आपसे पूछना है, ये थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट मैं करने लगा हूँ, कि इन दीज रियलिटीज यू नो वी आर प्रोड्यूसिंग ग्रेजुएट्स एंड द ग्रेजुएट्स आर रियली स्ट्रगलिंग टू फाइंड, एआई भी इसमें फिट कर लेते हैं कि एआई के बाद अब इतनी अनसर्टेनिटी हो गई है कि आप किधर जाएँगे, इंडस्ट्री का क्या स्कोप है, सर्विसेज़ का। पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स की जो प्रोजेक्शंस हैं, वो सारी इस बेस पे है कि हम ज़्यादा टैलेंट दे देंगे, फ्रीलांसर्स प्रोड्यूस करेंगे, 2000 ज़रब खाएगा, इतने बिलियन डॉलर आ जाएँगे। और एक तरफ हम देख रहे हैं एज़ आईटी इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि यार एआई 10x इंजीनियर्स और वो 100 तो 100 बंदे का काम करने के काबिल लोग होने लगे। तो फिर इंडिया भी है और भी दुनिया में सारी पूरी सर्विस इंडस्ट्री हिलेगी। तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंपटीशन होगा और उस लेवल की एजुकेशनल क्वालिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है नहीं हमारी, तो ये तो हम कहीं न कहीं डिस्कनेक्ट हो गए, हमारी पतंग कहीं काटी ना जाए। तो एक तो इस पे आप कमेंट भी कर दें इस एस्पेक्ट पे कि वेयर डू यू सी थिंक जस्ट फ्यू प्रेडिक्शंस व्हाट विल हैपन, या 3-4 साल में क्या होने जा रहा है, जस्ट एज़ पर योर एक्सपर्टीज़। और दूसरा ग्रेजुएट को एड्रेस करके बताएँ या जो पढ़ रहे हैं उनको अपने कहाँ पे फ़ोकस करना चाहिए विद ऑल द रियलिटीज़ दैट दे हैव। क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ चेंज हो जाए, नहीं होने लगी, यू नो लाइक वो सब कुछ उन्होंने करना है बेचारों ने, फीसें भी देनी है, सारा कुछ करना है, असाइनमेंट्स भी करनी है, लेकिन उसके बाद फिर ये सब में फिट भी होना है उन्होंने। तो आप इस पर थोड़ी-सी बात कर दें, ताकि हम इस पे फिर हम कंक्लूड कर देंगे। देखिए बहुत तेज़ी से दुनिया में चेंजेस आ रही हैं और मैं कहूँगा कि इतनी तेज़ी से आ रही हैं कि आईटी कंपनीज़ को भी समझ नहीं आ रही कि कैसे अपने आप को इसके लिए एडजस्ट करना है। हमने अपनी कंपनी में भी एआई इमरजेंसी नाफ़ज़ कर दी है अच्छा, और हमा अनफॉर्चुनेटली जो हमारे कैन यू टेक्निकल लोग टेल अस व्हाट इट मीन्स इमरजेंसी? यानी एक कि हमारे जितने भी लोग अक्रॉस द बोर्ड हैं, एवरी फंक्शन, एवरी पर्सन, जब तक हम फुली एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे अपने काम में और अपने आप को एआई को समझ समझ के उसको इस्तेमाल करना नहीं शुरू करेंगे, तो वी विल बिकम इररेलेवेंट एंड जॉबलेस। ठीक है, और देखिए एआई ने सरप्राइज़ किया दुनिया में और पहले ये समझा जा रहा था कि ब्लू कॉलर लो वैल्यू जॉब्स जाएँगी और ये सारी फैक्ट्रियाँ ऑटोमेट होंगी और आईटी वालों की जॉब्स रह जाएँगी, तो प्रोग्रामर्स खुश थे। जी, हुआ ये कि वो तो अभी रोबोटिक्स तो उतनी तेज़ी से आगे गई नहीं और चैट जीपीटी ने आके जो व्हाइट कॉलर वर्कफ़ोर्स है उसको तबाह करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, और इसका मतलब ये है कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द व्हाइट कॉलर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मसला ये हुआ कि हमारी हाईली स्किल्ड वर्कफ़ोर्स मुल्क छोड़ के चली गई और आप कंपनियों में देखें तो बड़ी एक थिन लेयर ऑफ टॉप क्लास पीपल है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर मीडियम लेवल प्रोग्रामर्स और ऐसे लोग हैं जिनको सीखने का शौक नहीं है, जो कि बस वो बैठे हुए हैं कि बस मैं
जंपिंग लगा के अपने पैसे बढ़ा लूँ, कुछ कर लूँ, मगर स्किल अपग्रेड नहीं कर रहे अपने आप को, जो टॉप लेवल प्रोग्रामर नहीं बना रहे। मसला ये हुआ कि चैट जीपीटी क्विकली उस लेवल पे आ चुकी है कि वो मिड लेवल प्रोग्रामर का काम कर सकती है। इसका मतलब है 80-90% ऑफ आवर इंडस्ट्री वो तो हिट चैट कर दी। जीपीटी की से हिट होगी। और इसका मतलब है जहाँ पे 4-5 लोग थे, उनकी जगह पे एक बंदे से काम होगा। सो अनलेस कि ये लोग क्विकली, अब या तो मेरे नज़दीक 3 किस्म के लोग चलेंगे। हुँ, ये मिड लेवल इंडस्ट्री की 90% वर्कफोर्स रिडंडेंट हो जाएगी। हुँ, उससे होगा क्या कि मे बी उनको अपनी तनख्वाहों से आधे या उससे आधे पे आके काम करना पड़े, अनलेस 3 किस्म के लोग सर्वाइव करेंगे। एक, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जिनको हम कहते हैं अपनी ज़बान में आर्किटेक्ट्स, उस लेवल के लोग, जो कि सिस्टम डिज़ाइन, अंदर की प्लम्बिंग समझते हैं, जो कि इवन एआई की डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के लेवल पे जा सकते हैं। हुँ, राइट नाउ ये मे बी 2% होते हैं कंपनी के अंदर, ये लोग बचेंगे। या डोमेन एक्सपर्ट्स बचेंगे, बिजनेस एक्सपर्ट, जो कि आइडिया पीपल हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अगर अच्छे जिसको कहते हैं प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट डिजाइनर्स, प्रोडक्ट ओनर्स, मैनेजर्स भी अगर वो डोमेन एक्सपर्ट बिजनेस डोमेन को इतना समझते हैं कि दे कैन क्विकली टर्न अराउंड आइडियाज, बिकॉज नाउ दे हैव द टूल्स टू टर्न आइडियाज इनटू टेक्निकल आउटकम्स विदाउट नीडिंग डेवलपर्स। तो डोमेन एक्सपर्ट्स बचेंगे जो आइडियाज निकाल सकते हैं, और कस्टमर को उसकी फील्ड में एडवाइस कर सकते हैं जाके, हुँ, हुँ, कंसल्टेंट लेवल। ठीक है। सो आर्किटेक्ट लेवल, कंसल्टेंट लेवल, एंड द थर्ड थिंग इज बिल्कुल ही जिसको हम कह लें माजेगा में, अच्छा, बेसिक लेवल के प्रोग्रामर्स, जिनके पास आज कुछ नहीं है। अब वो एआई की बेस पे छोटी मोटी वेबसाइटें, चीज़ें आराम से कर सकेंगे। तो हमारे मिड लेवल के तो जो 2 लाख 3 लाख तनख्वाहें लेते हैं, उनके को तो लगेगा ये छोटा-सा जॉब, मैं क्या करूँ लाख रुपए की, 50,000 की। मगर इनके लिए अब ये सारी एआई से होगा क्या कि इतने अरबों बिज़नेसेस मतलब अरबों अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो अभी तक डिजिटाइज़ नहीं हुई। तो उसको किसी ने करना है। तो ये बड़ी लो एंड के जो लोग हैं, अगर वो एआई को सीख लें, तो वो अपने इस तरह से आई विल कैन से कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, एंड दे कैन स्टार्ट दी स्मॉल लिटिल एजेंसीज यूजिंग एआई। और वो हमारे रेडी वाले से लेकर हर बिजनेस को डिजिटाइज कर सकते हैं टूल्स को लेके। तो थोड़ा-सा अगर मैं ज़ूम इन करना चाहूँ कि मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है एक बच्चा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, वो अपने कोर्सेज़ जो पढ़ रहा है, डिग्री की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है। अलोंग द वे मतलब व्हाट स्पेसिफिक एडवाइस डू यू थिंक कि उनको देनी चाहिए कि वो जब रेडी हों, ग्रेजुएट होके निकलें, तो वो पहले से तैयार हों? और अगर आज ग्रेजुएट हो चुका है बंदा और अगले 6 महीने वो क्या करे कि वो फिट होना शुरू हो इंडस्ट्री में? देखिए, या पहली बात इंडस्ट्री में या अपने करियर में मतलब कुछ स्टार्ट अपना कर ले? मैं ये समझता हूँ कि अगेन मेजॉरिटी ऐसे लोग होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो ज़रा धक्का स्टार्ट चल रहे होते हैं ना। कुछ लोग होते हैं जिसको कहते हैं प्रोग्रामर। क्लास में प्रोग्रामर कितने होते हैं? आपकी क्लास में भी आपको याद होगा। तो प्रोग्रामर के तौर पे मशहूर होंगे 3 लोग, 4 लोग, हाँ, बाकी बस चल रहे होते हैं। हाँ। अगर आप मशहूर नहीं हैं एज़ अ प्रोग्रामर हुँ, अपनी क्लास में, तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। इसका मतलब है यू प्रोबेबली डोंट हैव दैट इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड फॉर प्रोग्रामिंग। तो शायद आप आर्किटेक्ट लेवल पे तो नहीं जा सकेंगे, और बाकी जगह मैंने बताया डेंजर है। तो यू हैव टू फिगर आउट व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। मे बी आप किसी डोमेन के अंदर एक्सपर्ट बन सके, और डोमेन्स बहुत हैं। आप इतनी दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं। आप जब किसी एक डोमेन में, फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं जी मैंने मैं दीनी किस्म का बंदा हूँ। तो हमारे दीनी सर्कल्स में क्या एआई की ज़रूरत नहीं आने आगे? तो हाउ अबाउट आई एम अ एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट इन द दीनी सर्कल्स, एंड आई एम एबल टू इंट्रोड्यूस एआई इन दैट एरिया। तो इसका मतलब है कि मेरी सक्सेस फैक्टर इज़ गोइंग टू बी बीइंग एक्सपर्ट इन दैट डोमेन जहाँ पे मैंने जाना है। तो उसके लिए हम अभी हमारे प्रोग्रामर क्या करते हैं, यार मुझे बता दो क्या करना है, मैं कर देता हूँ। अगर आपको पूछना पड़ता है ना क्या करना है, बिल्कुल सही। देन आपकी ज़रूरत नहीं है, वो यही करेगी। अगर आप यू आर दैट एक्सपर्ट, आप जाके बता सकें लोगों को, मैं एचआर की फील्ड में हूँ, तो मैं एचआर मैनेजर को जाके बताऊँ, या द वे यू आर डूइंग एचआर
नाउ यू कैन चेंज इट यूजिंग डेटा एंड एआई। सो आई थिंक आप मैं अपना पैशन ढूंढें। ये तो हो गया ना, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट भी लोग अक्सर, मैंने जब मैं एडवाइस देता हूँ ना लोगों को, तो मैं भी इस तरह की बात करता हूँ कि यार ये होना चाहिए अपने आप को। लेकिन उनको इसकी समझ कुछ नहीं आती। वो कहते हैं यार हम क्या करें फिर, लाइक कोई कोर्स बता दें, कर लें, कोई कोई कहीं दाखिला ले लें, क्या करें? तो वेयर डू यू स्टार्ट? डू यू इन दैट सेंस डू यू हैव एनी सजेशंस? देखिए मैं ये बता मतलब एक तरीका मैं कहता हूँ कि मिसाल आप कह सकते हैं रोज़ाना 2 घंटे चैटजीपीटी यूज़ करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये करना शुरू कर दें, ठीक है ना? जो और उसमें क्या करें, उसमें ये करें कि जो आपको सवाल है ना, किसी और से पूछने की बजाय उससे पूछें, उसका जवाब समझें, मेक श्योर कि यू आर हैविंग लेस एंड लेस फ्रिक्शन between what you expect and what it is telling you. So if you can align yourself with the responses, ठीक है ना, then you have made a lot of progress because now you can actually utilize your skill set prompting to learn new things to actually, तो ये एक तरीका ये हो सकता है। उसके अलावा कुछ हो सकता है? मुझे लगता है आप जो ना आसान सी को गोली मांग रहे हैं हाँ, कि यार लोग ये मैं ये करूं ये करूं। लोग माँगते हैं हाँ, मुझसे, मैं कहता हूँ मुझे मुझे नहीं पता, शायद आपको पता है, मगर तो पूछ। मैं ये समझता हूँ कि मसला यही आता है कि जब बच्चे मनी ट्रेल फॉलो करते हैं ठीक है। और मनी ट्रेल में कोई जॉब लग गई, चले गए, वो बंद गली में आ जाते हैं फिर। ओह! और सो व्हाट आई बिलीव इज कि पहली बात ये है कि आपने पैसे के पीछे नहीं जाना। ठीक है, आपने वहां जाना है जो आपकी डायरेक्शन है, पैसा आपके पीछे खुद आएगा। यू हैव टू वेट फॉर इट। ठीक है। पहली बात, क्योंकि पैसा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बंद गली में ले जाएगा। हुँ, अच्छा, दूसरी चीज, यू हैव टू मेक यू हैव टू डिस्कवर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सबसे बड़ा मसला हमारे लोगों का ये है, उनको अपना अपना ही नहीं पता। या यू नो, हमारी कंपनी में नंबर वन फोकस जिस चीज़ पे है ना, सेल्फ अवेयरनेस। हुँ, अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस के टूल्स हैं, पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग, एमबीटीआई है, देयर आर मेनी अदर्स। आप पहले देखें, फॉर एग्जांपल मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं इंट्रोवर्ट होते हुए मैं कहूँ कि मैं सेल्स में जाऊँगा, तो भाई आपसे पब्लिक में बात भी नहीं की जाती, कुछ नहीं है। व्हाई डोंट यू आप कोई पढ़ी-लिखी कोई चीज़ ढूँढें जिसमें आपकी नॉलेज यूज़ हो, क्योंकि आपको किताबें पढ़ना शायद आसान हो। बिल्कुल। सो सेल्फ अवेयरनेस के लिए आप यू गो एंड द 2-3 एरियाज़ हैं। आप ना जॉब वो लें जिसमें आपको इंटरेस्टिंग लगे, नॉट के पैसे बेशक मुफ्त करनी पड़े। हुँ, अच्छा, पहले मैंने अपने शुरू के जितने काम किए हैं वो मुफ्त किए हैं। वेरी नाइस, हाँ। दूसरा, आप वॉलंटियर करें, सेल्फ सेंटर्ड ज़िंदगी ना गुजारें। टेक्निकल यूनिवर्सिटियों में रह के हमें दुनिया का एक्सपोज़र नहीं होता, डोमेन तो दुनिया में है। हुँ, तो आप निकलें, वॉलंटियर करें, चाहे पॉलिटिकल जमात में जाएँ, चाहे किसी किसी मज़हबी जमात में जाएँ, चाहे किसी एनजीओ में जाएँ, आप दुनिया से एक्सपोज़ हों। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होगा? जब आप वॉलंटियर करेंगे ना किसी जगह, मोस्ट प्रोबेबली उस जगह पे, क्योंकि आप मुफ़्त काम कर रहे हैं, और भी वॉलंटियर्स होंगे, कोई दूसरा बंदा सीईओ होगा, कोई तीसरा बंदा कोई जर्नैल होगा। समझ गया। सो आई बहुत थिंक अच्छी, बहुत के अच्छी। ना आप थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म नेटवर्क व्यू और लें। एक्सपोज़र। हाँ जी, तो वो ये सो दिस इज़ गोइंग टू पे ऑफ इन 2 टू 3 इयर्स व्हेन यू डिस्कवर योरसेल्फ एंड योर स्ट्रेंथ्स एंड यू हैव द कनेक्शंस। खुद ही आपकी फिटिंग हो जाएगी। ये जो ज़बरदस्ती की फिटिंग है ना, इसका टाइम गुज़र गया। ये एआई की वजह से आप अगर कहें ये जेपी लगा, वो लगा, चैट जीपीटी पढ़ लिया, वो कोर्स कर लिया, नोबडी केयर्स एनीमोर। सही है, ये नहीं चलेगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब। कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मैंने सिर्फ़ कोशिश ये की थी कि थोड़ा-सा हम सींग फँसाएँ इस वजह से कि कोई बात ऐसी निकले जो कि आपकी बात भी समझने में आसानी हो दूसरों के लिए, और अगर दूसरी की बात है, अगर मैं वहाँ आप तक वो पर्सपेक्टिव पहुँचा सकूँ ताकि हम एक बैलेंस की तरफ जा सकें और उस अपनी तनकीद को वो रोकते हैं, ठीक है ना? बाकी नतीजा अल्लाह के हाथ में छोड़ते हैं। जी, आपके कंक्लूड करने से पहले एक चीज़ क्लैरिटी ज़रूर देना चाहूँगा। ज़रूर। मैंने क्योंकि आज तक कभी दी नहीं, तो लोग समझते हैं यार ये बड़ा हर जगह वोकल है या लड़ता है या जो भी है। मैंने ये भी देखा, लोग उसको डिसरिस्पेक्ट के वे में भी ले लेते हैं, लोग उसे नेगेटिव भी ले लेते हैं। देखिए, मैं कुछ प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ पे बिलीव करता हूँ ठीक है। और मैंने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया उसके हिसाब से, तो मैं और उसको टेस्ट भी कर लिया, तो वो मैं उसी को फ़ॉलो करता हूँ। एक एजाइल की कुछ फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, इस्लाम में भी वही हैं। जैसे फ्लैट कल्चर है। इस्लाम में फ्लैट कल्चर हायरार्की नहीं है। अच्छा, ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रूथ और ट्रांसपेरेंसी मैंने देखा है। मैं कहीं वो पढ़ रहा था कि वो कहता है कि झूठा मुनाफ़िक होने से सच्चा बदतमीज़ होना बेहतर है। तो सच बोलना और ट्रांसपेरेंसी हमारे मुल्क में बदतमीज़ी ली जाती है।
कि इसको रिस्पेक्ट से कनेक्ट करते हैं, इसको इन चीज़ों से लेते हैं। एजाइल में कॉन्सेप्ट है, आप टेक्निकल बंदे हैं, आप समझेंगे। एजाइल में एक कॉन्सेप्ट है, इनोवेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है। उसे कहते हैं पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट। पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है, वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं है ना, आप कहीं जैसे सारे कह रहे हैं हाँ जी भाई कैसे हैं आप, सब एक ही है। सब ठीक है, आपको जैसे हमारे इवेंट्स में मिलता है, हमारी इंडस्ट्री में मिलता है, सारे भाई भाई हैं, तो अंदर से हर बंदा, तो उससे क्या होता है कि उसे कहते हैं आर्टिफिशियल हार्मनी। आर्टिफिशियल हार्मनी में जब मसाइल सामने नहीं आते तो हल नहीं होते। व्हाट आई अटेम्प्ट टू डू इज, जिसकी वजह से मैं बुरा भी बनता हूँ, मैं जब मसले को सामने लाता हूँ, आई डू इट विद अ माइंडसेट के जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इससे क्रिएट होगा, मुझे पता है। आई वॉन्ट टू कीप दैट कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव। ठीक। वो पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव क्यों हो जाता है? अगर लोग उसको पर्सनल अटैक के तौर पे लेंगे। मेरी अपील लोगों से ये होती है कि आप इसको एक उसूली एक स्टैंड समझें कि मैं जिस इशू पे बात कर रहा हूँ, क्या वो इशू ठीक है? क्या मैं सच बोल रहा हूँ? क्या वो उस हवाले से जब मैं साइबर क्राइम पे स्टैंड लिया, तो मिनिस्टर ने कहा कि ये मेरे खिलाफ है। जब मैंने एसटीजी के ऊपर स्टैंड लिया, तो एसटीजी चेयरमैन ने कहा ये मेरे खिलाफ है। जब मैंने वो डिजिस केस पे बोला, तो इग्नाइट किसी ने कहा ये मेरे खिलाफ है। तो मैं तो कहता हूँ कि बस इशू पे बात करें, मैं हर एक की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं किसी को मुसलमान का टैग, मैं खुद भी बहुत बुरा मुसलमान हूँ, मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ। हम सारे एक स्ट्रगलिंग मुसलमान हैं। हम सब सिर्फ अपनी एक दूसरे की ना जो जहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, हम उसको पॉइंट आउट करें, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं मानूँ, और उसको सही करने के लिए मैं उसको डिफेंड करने के बजाय मैं सिर्फ मेरे एंगल ये है। इंशाल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ ऐसे लोगों से, अगर कोई पर्सनल समझता है कि मैं दैट्स अ वेरी गुड समरी और एब्सोल्युटली जैसे जो चीज़ मैंने किसी के लिए कही है, तो ऑब्वियसली मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इस तरह से देखें जो आपने आखिर पे कहा है, और कोशिश करें मिल बैठ के और सर्व द कंट्री, लाइक सर्व द इंडस्ट्री, और यही कह सकता है इंसान, कोशिश ही कर सकता है। ठीक है जी ना, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला विल हैव फ्यू मोर, और मेरा राब्ता हो गया है, तो टॉपिक्स पे हम बैठ सकते हैं और बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। चलिए जी, देखते हैं आप लोगों के कमेंट्स किस तरह के आते हैं, क्या समझ आई है, और लुक फॉरवर्ड टू सीइंग योर फीडबैक। आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम।